हो गया ना स्टार्ट? यस सर। ओके सर, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग रिकॉर्डिंग। ओके, गुड मॉर्निंग सोनिका, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सर ये इनकम टैक्स क्लास है और इनकम टैक्स में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में बात कर रहे हैं, है ना। इनकम टैक्स में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में बात कर रहे हैं। तो जिन लोगों का हाउस प्रॉपर्टी का स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर्स मिस है, मैं उनको बस इतना बोलूँगा कि आप लोग, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास शेयर कर लूँगा। आप लोग ज़रूर एक बार हाउस प्रॉपर्टी का जो लेक्चर्स हैं, स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर्स एक बार ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। स्पेशली जैसे मुझे जितना लग रहा है कि किसका मिस है, अद्विति का है, पंकज का है, विश्वजीत का है, ठीक है। विश्वजीत मतलब विश्वजीत ओझा, ठीक है। अच्छा, मैं तेरे को ओझा बोलूँगा तो फिर 2 विश्वजीत है, कन्फ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ओके, विश्वजीत ओझा, ठीक है। तो एक को ओझा बोलूंगा, दूसरे को विश्वजीत बोलूंगा, तो फिर सुविधा होगा। एक क्रिकेटर है ना, प्रज्ञान ओझा, ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में बात कर रहे हैं सर। इनकम टैक्स बेसिकली 5 हेड का खेला है। किस चीज़ का खेला है सर? 5 हेड्स ऑफ इनकम का खेला है। यहाँ पर 5 हेड है। जैसे रावण का कितना माथा होता है? 10, ठीक है। रावण का कितना हेड्स है? 10। इनकम टैक्स में कितना हेड है सर? 5। 5 में से हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी करेंटली हाउस प्रॉपर्टी। इससे पहले जिन लोगों ने सैलरी चैप्टर कंप्लीट किया बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं किया वो बाद में सैलरी करेगा, ठीक है, क्योंकि राउंड करेंगे। और अभी के लिए मैं सभी को सैलरी का क्लासेस शेयर कर दूंगा। आप लोग अभी एक बार घर पे देख लीजिएगा, फिर बाद में जब लाइव होगा फिर से और एक बार देख लीजिएगा, मतलब लाइव कर लीजिएगा, ठीक है सर। तो मेरा करेंट डिस्कशंस क्या है सर? हाउस प्रॉपर्टी में कंटिन्यूएशन होगा। हाउस प्रॉपर्टी में कंटिन्यूएशन होगा, जैसे कि आप सबको पता है। क्या पता है आप सबको? अच्छा, स्क्रीन शेयर है सबके साथ? प्लीज एक बार मुझे बताओ सर। यस सर। सर ओके सर, यस देखो सर। सर, थैंक यू, ठीक है सर। कैसे देखो? हेड्स ऑफ इनकम, इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये हेड्स ऑफ इनकम करने से पहले अगर किसी का बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स बाकी है या किसी कारण से नहीं हुआ है, एक बार बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सर बेसिक्स ना करके क्या समझ में आएगा? हाँ सर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग हेड्स कर रहे हैं, ज़रूर समझ में आएगा। तो एक बार बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स मस्ट गो थ्रू चैप्टर्स है सर, ठीक है। बेसिक्स में जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, नॉर्मल बेसिक्स का कॉन्सेप्ट, इनकम टैक्स में क्या क्या मैटर होता है, ठीक है। ये एक बार आप लोगों को एक बार गो थ्रू करना चाहिए। बट इनकम टैक्स का जो सबसे वाइटल, सभी सभी चैप्टर वाइटल होता है, बट इंपॉर्टेंट है कि जो हेड्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग एरिया सर, ठीक है। और यही है इनकम टैक्स का मेन एरिया। जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आपको बेसिकली अपना अलग अलग इनकम लेके आएगा और आके बोलेगा कि भाई मेरा सैलरी इनकम है, मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, मेरा पीजीपीपी इनकम है, मेरा कैपिटल गेन इनकम है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था मेरा अदर सोर्स इनकम है। तो बताइए मुझे टैक्स कैसे पे करना है, ठीक है। तो आप कौन हो? आप चार्टर्ड हो, आप सीएमए हो, आप सीएस हो, ठीक है। आप कौन हो? आप चार्टर्ड हो, सीएमए हो, सीएस हो। तो आपके पास कौन आएगा? कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सैलरीड पर्सन, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से रेंट में कमाने वाला बंदा, ठीक है। कोई भी कैपिटल गेन मतलब जमीन बेच के, अपना प्रॉपर्टी सेल करके इनकम कर रहे हैं, शेयर सेल करके इनकम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में शेयर खरीदा था, बेच दिया, इनकम कर लिया, कैपिटल गेन कर रहे हैं। तो किस पे कितना टैक्स देना पड़ेगा? कैसे टैक्स अगर ना पे करने से गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी आ जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है, फॉलो ना करने से हैरेसमेंट बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत कुछ है सर, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आम आदमी, आम बिजनेसमैन, आप आम सैलरी पर्सन, ठीक है, नॉर्मल सैलरीड पर्सन आपके पास आएगा और आपको पूछेगा कि मुझे क्या क्या करना है। तो तब आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि ईच एंड एवरी चैप्टर कैसे काम करता है। जैसे मेरा करंट डिस्कशन है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में मेरा ये मोस्ट प्रॉब्ली 3 लेक्चर्स होके 4th लेक्चर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली आज क्वेश्चंस करूंगा सर। जैसे लास्ट दिन में मैंने क्वेश्चंस करवा रहा था, आज भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो लोग आज फर्स्ट क्लास करोगे उनको दिक्कत होगा, लेकिन जैसे आप प्रीवियस 2-3 हाउस प्रॉपर्टी का जो लेक्चर्स है एक बार गो थ्रू कर लोगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक, तो आप एट पार हो जाओगे, इतना गारंटी है, ठीक है सर। तो चलो सर मैं स्टार्ट करता हूँ हाउस प्रॉपर्टी डिस्कशंस। अच्छा, सेक्शन वाइज अगर मैं थोड़ा याद दिला दूं आपको,
सैलरी का डिस्कशन होता है सेक्शन 15 से लेके 17 तक का सेक्शन एरिया है सर। सेक्शन हम सभी को याद रखना है बिकॉज हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट है, हम लोग कंपनी सेक्रेटरीज है, तो कंजूसी नहीं कर सकते। कंजूसी मतलब ये नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, ये सब कंजूसी नहीं चलेगा, ठीक है ना सर, कंजूसी नहीं चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कशन कौन सा सेक्शंस के अंदर बोला गया है? विश्वजीत बोलो, कौन सा सेक्शंस में बोला गया है? 22 से लेके 27 तक। 22 से लेके 27 तक। ओके सर, ठीक है। 22 से लेके 27 तक का एरिया है जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कशन करता है। मैं रोज बताता रहता हूँ, बोल बोल के आप लोगों का कान खराब हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं सुनाना बंद नहीं करूंगा, ठीक है सर। 22 से लेके 27 तक, 22 से लेके 27 तक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एरिया है। इसमें अलग अलग डिस्कशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे 22 क्या बताता है? चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। 24 क्या बताता है? डिडक्शंस के बारे में बात करता है। 25 27 क्या बात करता है? डीमिंग प्रोविजंस है, मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस आता है जिसको मान लिया जाता है। अदर प्रोविजंस में 23 एंड 26 आता है, ठीक है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम लोगों के लिए बना के रखा है सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके रखा है, तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से सेक्शंस में क्या बोला है, क्यों बोला है। वी हैव टू नो दिस थिंग्स, ठीक है। अगर मैं इसका समरी नोट्स आप लोगों के, मैं ये पूरा नोट्स ही शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ, बट अगर मैं समरी में जाऊँ एक बार, तो मैं आपको एक बार बस फटाफट याद दिलाता हूँ। देखो सर, हर चैप्टर का आपको ऐसे समरी मिल जाएगा। समरी में क्या मिलेगा कि किस चैप्टर में अल्टीमेटली मेन मेन क्या पॉइंट आपको गो थ्रू करना है, उसका एक आइडिया मिल जाएगा, और एग्जाम टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि एग्जाम टाइम में ना रिकैप्चुलेट करना होता है। रिकैप्चुलेट मतलब अभी तक जो कुछ भी पढ़े हैं उसका याद क्या करके जाना है। सारा किताब तो याद करके नहीं जा सकते एग्जाम टाइम में, है ना। पूरा होल बुक पढ़ के एग्जाम देना पॉसिबल नहीं होता है, पहले पढ़ना पहले होता है। एग्जाम टाइम में क्या क्या पॉइंट याद करके जाए, तब ये समरी नोट्स हेल्प करता है। तो सेक्शन 22 मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 क्या है। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 बेसिकली चार्जिंग सेक्शन है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली क्या बताते हैं, आपका घर है, आप घर को रेंट पे देते हो, सिंपल बात है। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस करूंगा ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये सब मैंने आप लोगों को समझाया था ना। लुक एट दिस, ये देखो हम लोगों ने घर बनाया था, और घर घर बनाते बनाते मैंने एक गाना भी गाया था, याद है मेरा गाना? तेरे घर के सामने घर एक बनाऊंगा झूठा ही सही, है ना। ये देखो, किसी के घर के सामने मैंने एक घर बना दिया, झूठा ही सही, लेकिन घर तो बना दिया। लेकिन घर बनाने से क्या होता है सर? घर का कुछ हिस्से में हम लोग रहते हैं, कुछ हिस्से को हम लोग रेंट पे दे देते हैं, है ना। कोलकाता में ये देखो, चलो मैं आपको साइट में लेके जाता हूँ। 99 एकड़ में जाते हैं। 99 एकड़ क्या है? यहाँ पर जाके होम रेंट का खबर मिल जाता है, पता है आप लोगों को? 99acre.com, हाँ, 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स, ये सब क्या बताता है कहाँ क्या रेंट है, कहाँ क्या नहीं है। नहीं है, ये देखो रेंट में चला गया मैंने। अब यहाँ पर मैं रेजिडेंशियल रेंट लेना चाहता कि क्या लेना चाहता, चलो सर्च करते हैं। सर कहाँ सर्च करें? कोलकाता में देखे क्या? चलो कोलकाता में देखते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बात को समझे। ये देखो सर, ये 3 BHK अपार्टमेंट बता रहे रेंट इन टॉलीगंज। टॉलीगंज में 3 BHK अपार्टमेंट 16,000 पर मंथ का रेंट पे आपको रहने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो आप रहोगे टॉलीगंज में जाके, जिसको रहना है रह जाए। मैं आपको टॉलीगंज जाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बेसिकली इतना बताना चाहता कि ये जो लोग रेंट पे कमाते हैं ना, ये जो लोगों को रेंट पे इनकम होता है, ये रेंटल इनकम, ये जो रेंटल इनकम है, देख पा रहे हो ना, ये रेंटल इनकम टैक्सेबल होता है। कौन से इनकम में जाता है? ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जाता है, ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू से करना पड़ेगा, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या फिर कॉमर्शियल रेंट दे दो आप, ठीक है। चलो आपको मैं कॉमर्शियल रेंट पे भी देता हूँ। अच्छा चलो, कहाँ जाना है कॉमर्शियल रेंट लेने? कॉमर्शियल यहाँ है, कॉमर्शियल एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ सर। कॉमर्शियल में कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? बाय नहीं करना है, रेंट लेना है।
कमर्शियल, अच्छा कमर्शियल को रेंट नहीं बोलते, लीज बोलते हैं, ठीक है। ऑफिस स्पेस लेना है आपको, ठीक है सर, मुझे हम लोग को लेना है, आपको लेना है आप लोग, ठीक है सर मैं ही लेता हूँ। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, मुंबई में देखे क्या, चलो मुंबई में देखे। मुंबई जा रहे हैं सर, अरे वाह सर, मुंबई में वाडा बोल के एक जगह है, ठीक है, वाडा द कैपिटल रेडी टू मूव ऑफिस है। और कहाँ है, हब टाउन बोल के एक जगह है, अगर आप वहाँ पर घर लेना चाहते हो, ये देखो 3.5 लाख का भाड़ा बता रहे हैं, ठीक है, 3.5 लाख का। ये देखो ये 2.5 लाख का भाड़ा बता रहे हैं, 2800 स्क्वायर फीट का, ठीक है, 2800 स्क्वायर फीट का, 2800 स्क्वायर फीट का 2.5 लाख पर मंथ रेंट बता रहा है। सर का बताना क्या चाहते हो, कुछ नहीं बताना चाहते, इतना बताना चाहते हैं कि अगर आप रेंटल इनकम करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपका इनकम को डाल देगा। सिंपल सा बात है ना, मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने आपको कुछ रियल लाइफ दिखाया कि कैसे कैसे लोग रेंटल इनकम करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 22 में चार्ज करेगा, और फिर उसके अंदर कुछ बेनिफिट का है, कुछ डीमिंग प्रोविजन है, उसके हिसाब से आपका टैक्स चार्ज कर देगा। और उसी का कैलकुलेशन टेक्निक आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सीखना पड़ता है। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, नहीं करना है, वही आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सीखना पड़ता है। और जिसके ऊपर बेस करके मैंने आप लोगों को लास्ट 2-3 लेक्चर्स में ये तो सिखा दिया ना कि जीएबी कैसे कैलकुलेट करता है, क्रॉस एनुअल वैल्यू, है ना, ये लास्ट वीक का डिस्कशन है, लास्ट 2 दिन का डिस्कशन है ये, ठीक है। इसमें मैंने आपको यही सिखाया कि कैसे जीएबी कैलकुलेट करते हैं। और कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ किया था, मैं आज भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ बात करूंगा। तो जो लोग इससे पहले हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है उनको तो समझ में आ ही रहा है, जो नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट वही प्रीवियस 2 लेक्चर अगर कर लिया जाए तो आप लोग एट पर हो जाओगे, ठीक है। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों को लेना चाहिए सर, बिकॉज आप लोग आम नहीं खास बनने जा रहे हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों का मिस है वो जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके 2 दिन लेक्चर्स हाउस प्रॉपर्टी का जल्दी जल्दी कवर कर ले और क्लास के साथ एट पर हो जाए, ठीक है। चलो सर, आपका बात हम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन सर अभी क्या करना है, सर अभी ज़्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन लिखना है और कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन लिखना है और कॉन्सेप्ट समझना है। कल भी कुछ क्वेश्चंस किया था, आज भी कुछ क्वेश्चंस करना है। चलो एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर, पहले एग्जाम्पल लो। सर एग्जाम्पल क्या है, सर मानो जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, याद है आप लोगों को, लास्ट, कल का लास्ट क्वेश्चन क्या था, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी था एक, देखो ये देखो सर, ये क्वेश्चन जो था ये बेसिकली एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी था। सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब, सेल्फ ऑक्युपाइड का क्या मतलब होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मतलब जिस घर में हम लोग, बोलो, नीचे था किसी जिस घर में हम लोग खुद रहते हैं, अगर ऐसा कोई घर आप बना रहे हो, ठीक है, बात को ध्यान से समझना, ये मैंने कल बताया था आपको, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मतलब जिस प्रॉपर्टी में हम लोग खुद रहते हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी को बनाने के लिए अगर मानो आपने लोन लिया, मानो ये आपका एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपने लोन लिया, ठीक है, तो इसका लोन में आपको बेनिफिट मिलता है। और वही क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट दिन समझाया था, ठीक है, कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट कैसे आपको लेना है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रॉपर्टी का कहानी बताने वाला हूँ जो सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं, सेल्फ ऑक्युपाइड के साथ साथ लेट आउट भी होगा। क्या होगा सर, सेल्फ ऑक्युपाइड के साथ साथ लेट आउट भी होगा। कैसे, चलो देखते। मतलब जिस घर में रहेंगे उस घर को भाड़े पे भी लगाएंगे, बात समझ में आ रहा है ना, जिस घर पे रहेंगे उस घर को भाड़े पे भी लगाएंगे, तो उसका हिसाब कैसे करना है, ध्यान से सुनो, अगला 15-20 मिनट देखो, पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने लास्ट क्लासेस मिस किया है या नहीं कर पाया, उनको बस एक ही जगह में दिक्कत होगा, जीएबी कैलकुलेशंस में, वो भी थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा, वो भी समझ में आ जाएगा सर। चलो घर बनाते हैं, तेरे घर के सामने घर एक बनाऊंगा, घर बना रहे सर, हाँ, तेरे घर के सामने घर एक बनाऊंगा
झूठा ही सही। ठीक है, ये एक घर बना रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क कितना खराब क्यों है किसी किसी का। तो झूठा ही सही घर बना रहे हैं सब। ठीक है, और एक फ्लोर बना लेना चाहिए, और एक फ्लोर। देखो, तो आर्टिस्ट जैसा लग रहा है मुझे अपने। ठीक है, यहाँ भी दो विंडो बना दो। अरे वाह सर, पाब्लो पिकासो जैसा लग रहा है मुझे, फीलिंग्स आ रहा है कि मैं बड़ा आर्टिस्ट बन गया। अच्छा ठीक है सर, आर्टिस्ट गिरी बाद में कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी समझाइए। सर ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, कहाँ पर है सर? कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता सिटी ऑफ जॉय। पता नहीं कैसा जॉय है बट बोलते हैं सर। सिटी ऑफ जॉय बोल के आप कोलकाता को क्या बताना चाहते हो सर? जो भी है अब बात समझो। सर ये मेरा प्रॉपर्टी है। सर ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर करना क्या है, और ये टेरेस है। ठीक है, छत, छत पे थोड़ी ना रहते हैं कोई, छत तो बस ऐसे ही है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, अब इस दोनों हिस्से को मुझे यूज करना है। सर बोलो कहाँ रहे और किसको भाड़ा पे लगाए? सर फर्स्ट फ्लोर पे रह जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर को भाड़े पे दे देते हैं, यही अच्छा रहेगा ना? हाँ यस सर, डिस्टर्बेंस कम होगा। हाँ, यही अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट फ्लोर पे खुद रह जाते हैं, इसको बोल दो एसओ। एसओ मतलब सेल्फ सेल्फ ऑक्युपाइड। ऑक्यूपाइड। थैंक यू सर, लिख लो, जिसको फुल फॉर्म नहीं पता वो लिख लो। एसओ मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड। हाँ, सेल्फ। और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको रेंट पे लगा दो, इसको लिख दो एलो। एलो मतलब लेट आउट, लेट आउट मतलब भाड़े पे भाड़े लगाना। पे दे। ठीक है, अब मेरा प्रॉपर्टी कोलकाता में है, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर लेके मेरा प्रॉपर्टी है। सर जो लेट आउट मैंने दिया, ठीक है ध्यान से सुनना बात को, जो मैंने लेट आउट दिया, मान के चलो मैंने लेट आउट दिया 4,000 पर मंथ पे। सर इतना सस्ता कहाँ पर है? अरे छोड़ो ना, तुमको सस्ता महंगा पे क्या है। 4,000 पर महीने में मैंने पूरा ग्राउंड फ्लोर भाड़े पे दे दिया। तुमको पता है कि कितना स्क्वायर फीट है? हो सकता है 200 स्क्वायर फीट है, हो सकता है 100 स्क्वायर फीट है, जो भी हो, 4,000 पर मंथ का भाड़े पे मैंने लगाया। ठीक है, तो सर अगर मेरा 4,000 पर मंथ का भाड़ा है, ठीक है, तो एनुअल भाड़ा कितना हो जाएगा? कॉमन सेंस बताओ। 48,000। 48,000। ये बात तो सबको समझ में आ रहा है। 4,000 करके 12 महीने का 48,000, दिस इज कॉल्ड एनुअल रेंट। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है? सर इसमें एनुअल रेंट है। अच्छा मैंने यहाँ पर कुछ एजम्पशंस करूंगा कि सर मुझे अनरियलाइज्ड रेंट भी है। सर अनरियलाइज्ड क्या होता है, बोलो? जो जो नहीं नहीं मिला मिला। सर मतलब पूरा साल भर में जो रेंट मुझे नहीं मिला। ठीक है, जैसे मानो ये कौन सा साल का बात मैं कर रहा हूँ? सर मानो ये मैं बात कर रहा हूँ 21-22 का, प्रीवियस ईयर 21-22 का। इनकम टैक्स में ना दो कॉन्सेप्ट काम करता है सर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। कैसे पता करोगे? सर देखो, मैं आपको 2 मिनट के लिए लेके चलता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइड में। जैसे ही मैंने यहाँ पर चला जाऊंगा, यहाँ पर हमें ये देखो, ये सब कौन है? ये लोग, ये सब पर्सन्स है। ठीक है, पर्सन्स, इनका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं इंडिविजुअल में क्लिक कर देता,
कैलकुलेटर कहाँ चला गया? टैक्स कैलकुलेटर, चलो मैंने टैक्स कैलकुलेटर में क्लिक कर दिया। मैं बस आपको इतना दिखाना चाहता, ये सब बात मेरा बेसिक्स में किया हुआ है। मैं बस आपको इतना बताना चाहता कि जब भी हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करने जाते हैं, हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है किसी भी ईयर का, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। इसका क्या मतलब होता है? टैक्स कैलेंडर है ये। हाँ, ये टैक्स कैलेंडर में आ गया तो कैलकुलेटर नहीं, कहाँ चला गया कैलकुलेटर? यहीं पर तो रहता है। बाहर जाके एक बार इनकम टैक्स, ठीक है, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या बता रहा है? असेसमेंट ईयर है ना, सबसे पहले बता रहे हैं असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर ईयर का टैक्स ईयर में कैलकुलेशन हो रहा है। जैसे करंट असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है? 22 है ना। करंट असेसमेंट ईयर क्या है? 22। सेकंड में बताते हैं आप किस तरह का टैक्स पेयर्स हो। आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपीबीवाई हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, फार्म हो, एलएलपी हो, कोऑपरेटिव हो, इस पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट कर ली। फिर देखो 115 बीएससी है कि नहीं, ये सब बेसिक्स क्लास करो एक बार, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। मैं आज ही जिन लोगों के पास नहीं है प्लेलिस्ट शेयर करता हूँ। 115 बीएससी बोला हुआ है, मतलब ये स्पेशल रेट है। अगर आप ये वाला रेट नहीं लेना चाहते तो नॉर्मल रेट पे ही काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मेल हो, फीमेल हो, सीनियर सिटीजन हो, अभी मेल फीमेल में फर्क नहीं है, बट कभी कभी रहता है। मतलब अभी नहीं है, मतलब करंट असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में नहीं है। तो करंट कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? 21, 22। क्या होता है नॉर्मली प्रीवियस ईयर में इनकम करते हैं और असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करके सरकार के घर में टैक्स जमा करते हैं। प्रीवियस असेसमेंट ईयर में इनकम करते हैं, सॉरी कैलकुलेट करते हैं, और प्रीवियस ईयर का जो इनकम है 21-22 पे मैंने जो इनकम किया, उस इनकम का कैलकुलेशन करके टैक्स 22-23 में जमा किया जाता है। दिस इज ए नॉर्मल फेनोमेना, नॉर्मल सिनारियो, ठीक है। कुछ ऐसे भी होता है कि 22-23 का टैक्स 22-23 में ही जमा होता है, उसको एडवांस टैक्स कहते हैं, वो बाद में बताएंगे, अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। और क्या पूछा? आपका रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा, आप रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, ये सब बेसिक्स का पॉइंट है। फिर देखो यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी पुट करने बोल रहे हैं। इनकम फ्रॉम, ये देखो इनकम फ्रॉम क्या बताया? अरे बोलो, हाउस प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है ना? आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूँ, ये सारा चीज यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। ये देखो, क्या आपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से, ये कहाँ से दिखा रहा हूँ मैं? इनकम टैक्स इंडिया गवर्नमेंट का साइट से, जहां पर जाके आप लोग रिटर्न फाइल का काम करोगे। क्या इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड है? क्या इंटरेस्ट पेड कर रहे हो कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना है? इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कितना है? इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी कितना है? उसका एनुअल वैल्यू कितना है? म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया? अनरियलाइज कुछ है कि नहीं? एनएबी कितना है बताओ? डिडक्शंस कितना देना है? स्टैंडर्ड डिडक्शंस कितना है? सब बताया ना लास्ट क्लास में। क्या रे शिवम, विश्वजीत, समझ में आ रहा है ना? वही सब यस कुछ हो सर। रहा है, जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं वही सब कुछ हो रहा है। कोई बाहर का चीज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि किताबी बात करते हैं, रियल लाइफ बात कर रहे हैं सर। वास्तव में जो होता है वही आप लोगों को सिखाया जा रहा है, ठीक है। बस कैलकुलेट करो, पुट करो। यहाँ पर देखो ये सब सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। आप पुट करते जाओगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बता देगा। ये क्या है? कैलकुलेटर है ना सर। तो फिर हिसाब सीखने का जरूरत क्या है? अरे बाबा, बाद में जब गड़बड़ हो जाएगा कुछ तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सॉफ्टवेयर अगर किसी कारण से क्रैश कर गया, ठीक है, और जब आपका इनकम टैक्स सबमिट करना पड़ता है, वो सब तो हैंड में करना पड़ता है। ये तो बस आपको एक दिखाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखा है, ठीक है। तो आपका सैलरी इनकम जो भी होगा, आपका हाउस प्रॉपर्टी जो होगा, कैपिटल गेन जो होगा, अदर सोर्स जो होगा, पीजीबीपी जो होगा, एग्री इनकम, इसका भी मैंने बेसिक के अंदर बता के रखा है ना। डिडक्शंस, ये सब सीख जाओगे। इनकम टैक्स में कौन रोकता है आपको? हाँ, अरे कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं टोकने वाला, बस सीखना है। तो अभी ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। कहाँ आना है? वापस मेरे घर पे आ जाओ। मैंने जिसको लेट आउट देने के लिए काम कर रहा है,
तो आपका भी अनरियलाइज्ड का मतलब क्या, भाड़ा मिलना था पर मिला नहीं। कब, 21-22 प्रीवियस ईयर में। अब 21-22 कब से कब तक का है सर, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का जो एरिया है ना, इसको प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर का टाइम होता है। हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल को, एंड कब होता है, बोलो सर। किसी का म्यूट है, अनम्यूट है, बोलो, कुछ कहना चाहते हो क्या। हमारे देश में प्रीवियस मतलब ईयर कब चालू होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 1 अप्रैल and 31st मार्च। थैंक यू सर, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर भी उसी तरह से काम करता है, लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट चलता है। उसके लिए आप लोग, मैंने बोला ना आपको बेसिक्स करो, बेसिक्स में मैंने बोल के रखा है, ठीक है। इसका भी कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स होता है, कब होता है, कैसे होता है, मैं वहां पर बता के रखा, ठीक है। मैं ऑलरेडी बहुत लोगों को शेयर कर दिया इनकम टैक्स का बेसिक्स क्लास। जिन लोगों ने करना चालू कर दिया मुझे बताओ कि कर रहे कि नहीं कर रहे, नहीं किया तो बाद में जरूर मतलब कर लेना सर, ठीक है। इतना जिम्मेदारी उठाना चाहिए। अच्छा, तो अनरियलाइज में मैं यहाँ पर कुछ अभी एज्यूम कर लेंगे। मान के चलते कि मेरा 8,000 का अनरियलाइज्ड है, मतलब कितना दिन, कितना महीने का भाड़ा मुझे नहीं मिला, 2 महीने का। थैंक यू सर। तो सर अगर मेरा एनुअल रेंट से अनरियलाइज को मैं माइनस कर देता हूँ तो मुझे हाथ में कितना मिला है प्रीवियस में 21-22 में, 40,000 40,000 इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो रिसीव हुआ है या तो रिसीवेबल है, मतलब मिलेगा। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, मिलने वाला है, मिला नहीं, ठीक है, मतलब ड्यू हो चुका है, मिल जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पेड और पेएबल में फर्क क्या है, पेड और पेएबल में फर्क क्या है, पेड मतलब पेड हो चुका है, पेएबल मतलब पेमेंट देना करना है, ठीक है। वैसा ही रिसीव्ड और रिसीवेबल में ही फर्क है। तो ये कितना हो जाएगा, 48 से 8 माइनस करने से 40, बढ़िया है। चलो अच्छा जा रहे हैं बात। सर अब कुछ बात है यहाँ पर, अब मानो कि मेरा जो ये घर है इसका कुछ वैल्यूएशन होगा ना, अरे घर का वैल्यूएशन होगा, तो सरकार ने कुछ वैल्यूएशन पहले से बता के रखा है, जैसे रेंटल वैल्यूएशन, तो म्यूनिसिपल वैल्यू दे के रखा है। जैसे मानो कि ये जो घर है मेरा, इस घर का म्यूनिसिपल वैल्यू है 80,000, ठीक है, तो रेंटल वैल्यूएशन है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 80,000, ठीक है। ये सर गवर्नमेंट ने बोल के रहा, क्वेश्चन में भी ऐसा बोल के देगा सर, ठीक है। और क्या दिया है सर, इस घर का एक फेयर रेंट है मार्केट में, तो फेयर रेंट है इसका 85,000, ये सब रुपीज इन थाउजेंड मान के चलो, है। तो स्टैंडर्ड रेंट मान के चलते हैं 90,000, स्टैंडर्ड रेंट चल रहा है मार्केट में 90,000, फेयर है 85,000 तक भाड़ा, सही है, स्टैंडर्ड रेंट है 90,000, ठीक है। इसका म्यूनिसिपल टैक्स है घर का 10,000, और हमने कुछ लोन वगैरह लिया, उसका मैं इंटरेस्ट भी भर रहा हूँ एनुअली 20,000, ओके। ये इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया है। अब मुझे पूछ रहे हैं कि हम जीएबी कैलकुलेट करके बताएं, मतलब बेसिकली हमें इस इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करने के लिए बोला, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो क्या होगा, इजी लग रहा है ना क्वेश्चन, कल भी ऐसा क्वेश्चन किया, कल भी ऐसा एक क्वेश्चन किया, ऐसा एक नहीं 2-3 क्वेश्चन किए यस्टरडे क्लास में। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपके सामने इंफॉर्मेशन क्या है, आपके सामने इंफॉर्मेशन बस इतना है कि आपका घर है, आप ग्राउंड फ्लोर को लेट आउट किए, अपर फर्स्ट फ्लोर को सेल्फ ऑक्युपाइड कर लिए, एनुअल रेंट है 4,000 करके, सॉरी मंथली रेंट 4,000 करके लेट आउट जो किया, लेट आउट मतलब क्या, भाड़ा देना, 4,000 करके 12 महीने का 48,000 का भाड़ा होता है। आपको दो मंथ का भाड़ा नहीं मिला, दैट इज अनरियलाइज्ड रहेंगे 8,000 का, आपको एक्चुअल रेंट मिला 40,000 का, दैट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। इस एरिया में म्यूनिसिपल वैल्यू है 80,000, फेयर रेंट 85,000, स्टैंडर्ड रेंट है 90,000,
म्यूनिसिपल टैक्स है 10,000 का, इंटरेस्ट है 20,000 का। ये प्रीवियस ईयर 21-22 का इंफॉर्मेशन दिया है। आपको पूछा गया है कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके लिए 55,000 कितना? 55 55,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 42.5 था মানে 42,500। अच्छा, हाँ 55,000। 30% वो भी এটা 30% জিএবি माइनस करना ना वो। अच्छा 55 ये की जेबी है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है? আমি জিএবি বললাম। नहीं मैंने एनए भी माइनस नहीं किया था, वो जल्दी जल्दी वो कर दूंगा पॉइंट में। अच्छा शिवम ने मुझे बताया। अच्छा तो दोनों का आंसर क्या सेम है फिर? 42,500। সেটা কিন্তু জিএবি আছে। मैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछा, उसका जवाब है तो दो। 32.5 32.5। हाँ मेरा आ रहा है। 16.25। 16.25। संपद ने बताया 16.25। और कोई कुछ बताओगे? 26,900। 26,900। তা বলছি এটাতে লেট আউটে বললাম সেল ওয়ার্কওভারটা কি একসাথে অ্যাড করে দেবো? हाँ कर दे। সেল ওয়ার্কওভার হচ্ছে স্যার 10 হবে, আর স্যার পুরো টোটাল যে ইনকামটা হবে সেটা হচ্ছে স্যার 6.25। 6.25। चलो ठीक है सर, अलग अलग आंसर मेरे पास आ रहा है, बट अभी देखना है सर, जिसने सही किया वो अभी देख लो कि क्या सही हुआ है, और जिसका गलत हुआ है वो भी समझ लो कि सर जब ऐसा सिचुएशंस हो जाए, जब एक ही प्रॉपर्टी का एक एक हिस्सा आप लेट आउट करते हो और एक हिस्से में आप खुद रहते हो, तो इसका हिसाब कैसे होता है। ओके चलो सर कोई সেটা बात। 2 দিয়ে ভাগ। हाँ सर वेरी गुड। बिकॉज ये वाला बात समझो सर, ये जो वैल्यूएशन है ना, देखो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे इससे पहले कि हमें एक्चुअली दो दो प्रॉपर्टी का हिसाब अलग होता है ना। एक लेट आउट प्रॉपर्टी का हिसाब अलग होता है, यस सर। और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का हिसाब अलग होता है, यही सीखे है ना, यस सर। है ना। तो लेट आउट का अलग, सेल्फ ऑक्युपाइड का अलग, लेकिन ये तो पूरा घर ही मेरा है। लेकिन जो वैल्यूएशन गिवन है ये तो एक ओवरऑल हेल्प दिया है, ये तो पूरा प्रॉपर्टी का दिया है। ये जो वैल्यूएशन दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स, दिस इज फॉर द होल हाउस। तो इसको मुझे दो हिस्सों में तोड़ देना चाहिए ना, ये सर नो। यस सर। अगर Yes, मेरे sir. को तो इसको अगर मैं दो हिस्सों से तोड़ देता हूं तो डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन दिया है ये पूरा घर के लिए, लेकिन मुझे अगर लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेट करना है तो मुझे सिर्फ लेट आउट का वैल्यूएशन लेना है। मैं सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यूएशन लेके कैलकुलेट करने से उसका तो कोई मतलब नहीं होता ना। ये बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। है ना। तो अब अगर हम लोग इसको दो हिस्सों से बांटते हैं, तो 80 को अगर मैं दो हिस्सों से बांट दूं 40 मतलब 40, इसका 42.5 इसका 45 इसका 5 इसका 10 10 10। ठीक है, हो गया ना, अलग अलग प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन मिल गया। अब क्या करना है, अब आगे का जो काम है वो तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ये सब हम लोग लास्ट 2-3 लेक्चर्स में सीखे हैं। जो लोग लास्ट क्लास नहीं किया वो लोग मेरे साथ साथ चलें, उन्हें भी समझ में आ जाएगा। जान लो सर, सबसे पहले स्टेप 1 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सबसे पहले? स्टेप 1 का मतलब होता है आरईआर। आरईआर का मतलब होता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करता है बोलो? फर्स्ट में हायर और सेकंड में लोअर। আর এর মধ্যে হায়ার আর सर एमबी और एफआर को कंपेयर करना होगा, उसमें जो बड़ा होगा उसको ले लेंगे, उसके बाद में एसआर में कंपेयर करना, जो छोटा है उसको ले लेंगे, वही आरईआर। थैंक यू सर। एमबी और एफआर में कंपेयर करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में कंपेयर करना है। इन दोनों में से जो हायर होता है तो 42.5 व्हिच इज हायर 42.5। ओके। अच्छा ओझा, पंकज, आदृति, शालिनी, आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं समझ सकता हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन एटलीस्ट मेरे साथ चलो। पंकज मुझे ये बता कि 40 और 42.5 में हायर क्या है? 42.5।
42.5 को लेना है, लेकिन उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो 42.5 मतलब मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, डोंट राइट नाउ, ठीक है। 40 एंड 42.5 में टेक द हायर एंड कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, टेक द लोअर। तो 42.5 एंड 45 में व्हिच इज लोअर? 42.5। 42.5। तो दैट इज द सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन। स्टेप 1 कैलकुलेट करने का यही तरीका है। दिस इज द वे टू कैलकुलेट स्टेप 1, या फिर इसका नाम क्या है? RER या रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑलवेज when there is an information between MB, FR and SR, MB value FR value में compare करो, take the higher and compare that higher value with standard rent and take the lower, ठीक है। So 42.5 and 45 में which is lower, subject to standard rent इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी लोअर होगा वो आपका वैल्यू है। तो स्टेप 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा लेट आउट में? 42.5, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए इसको लिखा, आप लोग काट दो, चलो ठीक है। तो 42.5 इज द लेट आउट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। अब इसमें 3 स्टेप नॉर्मली आना चाहिए, 3 या 2। अच्छा, सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यू क्या होता है? ये NA हो जाएगा। सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यूएशन नॉट एप्लीकेबल है सर, या नील भी बोल सकते हो। क्यों एनए है? अच्छा, नील से याद आया, नील को समझ में आ रहा है? नील आवाज बच्ची ना, ओके सर, ठीक है। देखो, नॉट एप्लीकेबल का मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड, जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रहते हैं उसका क्या वैल्यूएशन करें। ये तो मैं खुद रह रहा हूं, इससे मुझे इनकम नहीं होता है। हाँ सर बोलो, जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रहते हैं वहां से इनकम होता है क्या? नो सर। नो सर। तो जिस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं होता उसका क्या वैल्यूएशन करें सर? ठीक है, वैल्यूएशन उस तब करना चाहिए जब किसी चीज से आप इनकम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इनकम का मैटर नहीं है, क्योंकि टैक्स क्या कैलकुलेट करना है? इनकम टैक्स है ना। तो बात जब इनकम टैक्स का है और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में तो आप इनकम नहीं करते हो, तो नॉट एप्लीकेबल ना। इसको लेके दिमाग खराब नहीं करना है। लेकिन सर अगर इनकम ही नहीं है तो फिर सेल्फ ऑक्युपाइड लेके क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? अरे मजाक नहीं है, इसमें तो गवर्नमेंट का तरफ से एक बेनिफिट है, गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट है। वो बेनिफिट लेने के लिए ये देखो ना, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से आपको क्या इंफॉर्मेशन देने के लिए बताते हैं? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर आप हाउस लोन लेते हो ना और उसका जो इंटरेस्ट भरते हो ना, वो इंटरेस्ट अमाउंट 2 लाख तक आपको बेनिफिट मिल सकता है, 2 लाख तक, एज पर सेक्शन 24 सबसेक्शन, बोलो 24 बी। 27 हाँ सर। और 24 और 27। तो 27 का यूज अभी नहीं है। 27 इज अ डीमिंग प्रोविजन, मैं डिस्कस करूंगा बाद में। 27 का डीमिंग प्रोविजन, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का जो 24 है, डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू 24A में मिलता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी केस में मिलता है, ठीक है। लेट आउट मतलब हर चीज में वो स्टैंडर्ड है। और 24 सबसेक्शन बी में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बेनिफिट मिलता है। 27 इज अ डीमिंग प्रोविजन, आई विल डिस्कस लेटर, ये बाद में डिस्कस करेंगे सर, अभी टाइम नहीं आया 27 का डिस्कशन करने, ठीक है। 27 इज अ डीम्ड ओनरशिप, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डीम्ड ओनरशिप कब कब ऐसा माना जाता है कि ओनरशिप को डीम्ड कर दिया जाएगा? डीम्ड का मतलब लो मान लिया हमने, ये घर आपका है, ठीक है। तो कब किसका घर मान लिया जाता है वो बात करेंगे सर, अभी नहीं, समय आने पे 27 बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्टेप 1 ये हो गया। सर स्टेप 2 क्या होगा? ARR। स्टेप 2 का मतलब होता है ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट इन आवर केस स्टेप 2 आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। चलो, जो लोग क्लास किए हैं उन लोगों को पता चल गया क्यों नहीं आएगा। सर एक्चुअल रेंट का स्टेप 2 आने का कॉन्सेप्ट ये है
कि अगर एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से हायर है तो ही स्टेप 2 में आता है। सर बात को फिर से सुनना, ये लास्ट 2-3 लेक्चर्स में मैंने बहुत बात की। इफ एक्चुअल रेंट इज हायर देन स्टेप 1 then only step 2 applicable. So actual rent is what? 40,000. Actual rent is 40,000 and step 1 is 42.5 thousand, मतलब 42,500. So step 2 not applicable because step 1 higher है step actual rent से. Actual rent is 40. अगर ये higher होता तो step 2 आता। अच्छा, अब क्वेश्चन इज दैट सर एक्चुअल रेंट लोअर क्यों हुआ? क्या वैकेंसी है? नो सर। नहीं सर। सर वैकेंसी नहीं है, अनरियलाइज्ड है। अगर वैकेंसी के कारण लो होता तो स्टेप 3 आता, है ना सर? अगर वैकेंसी के कारण लो होता तो स्टेप 3 आता, बट यहाँ पर स्टेप 3 एप्लीकेबल होगा नहीं बिकॉज ये वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अनरियलाइज्ड है। सो डोंट राइट स्टेप 3 हियर, जस्ट पुट स्टेप 2 एंड स्टेप 2 इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। सर तो फिर जीएबी क्या हो जाएगा? 42.5। तो स्टेप 1। स्टेप 1। सर ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का जो खेल मैं बता रहा हूँ ना अभी, यही बात हम लोग लास्ट 2 क्लास में बात किए हैं। इसी में दिमाग खराब करते हैं सबका। पूरा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है, दैट इज जीएबी कैलकुलेशन। ठीक है, आप लोग क्लास को अच्छे से सुनिएगा। अगर आप जीएबी कैलकुलेशन नहीं समझ पाओगे ना तो आपका पूरा हाउस प्रॉपर्टी आधा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, ये देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सर मैथ में, नोट्स में, ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। आप कभी कभी पढ़ोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, बात वही है, लेकिन मैंने जो क्लास में आपको समझा के करवाया ना, आप उसको एकदम सीख के फॉलो करो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा जीएबी कैलकुलेशंस में। ठीक है, ये जो कंपेयर फेयर रेंट विद म्युनिसिपल वैल्यू, व्हिच एवर इज हायर, कंपेयर स्टेप 1 विद स्टैंडर्ड रेंट, व्हिच एवर इज लोअर इज एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 3 कंपेयर द एक्सपेक्टेड रेंट डिटरमाइन अबव विद एक्चुअल रेंट। अब ये पढ़ेंगे ना दिमाग खराब हो जाएगा, है ना सर? ये पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है ना? देखो एक्चुअल रेंट क्या एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, एक्चुअल रेंट क्या एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। तो फिर सर जैसे मैंने आपकी सर आपको, हाँ बोलो। सर आंसर इज 6250। 6250 नहीं रे, थोड़ा रुक जा, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए सर। तो जो मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया, ठीक है, आप प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा के करवाया। कीप मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा ना। जीएबी कितना है? 42.5। जीएबी जब भी निकल जाए ना, नेक्स्ट काम क्या होता है जानते हो? यहाँ से म्यूनिसिपल टैक्स को, थैंक यू सर, इसको लेस करना पड़ता है। तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना निकला था हम लोगों का? 5। लेट आउट प्रॉपर्टी का 5। तो 42.5 से 5 को माइनस करने से कितना पड़ा रहता है? 37.5। 37.5 थाउजेंड। यहाँ से क्या देना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30%। यहाँ से देना है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन। मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। 11,250 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे मिलता है, कौन से सेक्शन के कारण मिलता है? 24A। 24 सबसेक्शन है, अभी दिखा है ना, ये देखो 30% एनुअल वैल्यू पे डिडक्शन मिलता है। ठीक है, जो भी मेरा जीएबी होता है वहां से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस किया जाता है। तो जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करने से मुझे क्या मिलता है? अच्छा वो यहाँ लिखना भूल गया, लिख लो सर। दिस इज कॉल्ड एनएबी, नेट एनुअल वैल्यू, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, घर का लेट आउट प्रॉपर्टी का एनएबी के ऊपर 30% डिडक्शन मिलता है 24 सबसेक्शन ए के तहत। ये हर केस में मिलता है, ये बेनिफिट है। कितना? 11,250। 11.25। मतलब 11.25। हम लोग सब रुपीज इन 1000 करके कर रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा 11.25। अच्छा यहाँ से और कुछ माइनस होगा, इंटरेस्ट माइनस होगा ना? यस 10,000।
मतलब मैं अपने घर को बनाने के लिए लेट आउट प्रॉपर्टी है मेरा, लेकिन ये लेट आउट करने से पहले मैंने घर से मतलब लोन लिया बैंक से। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये घर को लेट आउट करने से पहले मैंने लोन लिया और मैं लोन का इंटरेस्ट भरता हूँ। तो मेरा लोन बिजनेस, मेरा घर है, मैं इंटरेस्ट भरता हूँ, मेरा खर्चा है। तो मैं जब खर्चा करूंगा तो सरकार मेरे खर्चे पे टैक्स नहीं ले सकता। उल्टा गवर्नमेंट को मेरे खर्चे को ध्यान में रखना चाहिए कि बंदे का हर महीना इतना खर्चा पड़ जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट इस चीज का ध्यान रखता है और गवर्नमेंट ये बोलता है कि अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, बात को ध्यान से समझिएगा, कि अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है उसमें जितना इंटरेस्ट वो भरता है सारा का सारा इंटरेस्ट को माइनस कर दिया जाए। ये देखो, इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, नेट एसेट वैल्यू, डिडक्शंस फ्रॉम नेट वैल्यू 30% एंड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन ऑन मतलब प्रॉपर्टी को भाड़ा देने के लिए आपने हाउस लोन लिया, उस लोन का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को आपको माइनस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, कितना? अनलिमिटेड। सर अभी 2 मिनट पहले 2 लाख बोले थे सर, दैट इज फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड। ओके, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसके लिए मेरा जितना लोन है, ठीक है, और जितना मेरा इंटरेस्ट है, लोन नहीं मतलब बेसिकली लोन का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट मुझे माइनस करने का मौका मिलेगा। कितना बोला सर? 10,000 करके एनुअल। यस सर। यस सर। ठीक है, तो 11.25 माइनस 10 के, ठीक है, के छोड़ो, कितना हो जाएगा फिर? 16.25। इसको क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 16.25, 16,025 है ना, 16.25। 37,500 से 11,250 को माइनस करो, ठीक है, 11,025 को माइनस करो तो आपको, और वहां से आप इंटरेस्ट को भी माइनस करो 10,000 का, तो आपको 16,025 बनता है। अब ये 16,025 जो आपका आ रहा है ये आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना, यही तो गवर्नमेंट आपको पूछ रहा था, इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। निकला ना हम लोग का भी? अरे हम लोग भी निकाल लिए यस ना, सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही पूछा है हमको, हम भी वही निकाले। सर बाकी क्या रह गया? सर इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट पैरा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रॉपर सेल्फ ऑक्युपाइड पूछा ना, अब हमें इसको करना है, तो चलो करते हैं। ये तो शुरू कर ही लिया था मैंने, स्टार्ट तो इसका हो ही गया था। अच्छा मुझे बताओ एक बात, कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ, जो प्रॉपर्टी में भाड़ा नहीं मिलता उसका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट तो ना है ना, है ना मतलब नॉट एप्लीकेबल। अरे भाई मैं सेल्फ खुद रहता हूँ, रेंट का क्या होगा? कुछ नहीं। तो अगर ये कुछ नहीं तो ये भी कुछ नहीं, एनुअल रेंट रिसिप्ट क्या होगा? कुछ नहीं, नॉट एप्लीकेबल। ये भी क्या होगा? नॉट एप्लीकेबल। सर दिमाग खराब कर रहे हो, जो है नहीं उसके बारे में बात करके दिमाग खराब कर रहे हो। अरे सर रुको, सर म्यूनिसिपल टैक्सेस पे होता है, बट इसको यहाँ पर कोई काम नहीं, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्सेस जीएबी से माइनस होता है, बट यहाँ पर जीएबी नहीं है तो म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करके क्या करोगे? ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया म्यूनिसिपल टैक्स पे करने का बेनिफिट आपको नहीं देता है, इसीलिए आपका एनएवी भी नॉट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये भी नील हो जाएगा। बात को समझे, म्यूनिसिपल टैक्स हो सकता है सेल्फ ऑक्युपाइड का, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको म्यूनिसिपल टैक्स पे करने का बेनिफिट नहीं देगा, इसीलिए म्यूनिसिपल टैक्स को नेगेटिव दिखा के आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। अब आपके मन में चल रहा है सर बेनिफिट, जो लोग क्लास नहीं किए हैं उनको लग रहा है बेनिफिट। अरे हाँ सर बेनिफिट, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आपको टैक्स को बचाने में हेल्प करता है, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का लोन है तो। ठीक है सर, कैसे पता चलेगा? ये जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है ना सर, देखो मेरा पूरा घर का 20,000 का इंटरेस्ट है ना, मेरा प्रॉपर्टी का 20,000 का इंटरेस्ट है, जिसमें लेट आउट के लिए 10,000 है, बट 10,000 मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड का भी तो है, होम लोन इंटरेस्ट। हेलो, बात समझा करो सर, यस सर। है ना, मेरा होम लोन इंटरेस्ट है सेल्फ ऑक्युपाइड का, मतलब जहां पर मैं रह रहा हूं उसका भी लोन का इंटरेस्ट है मेरा, तो वो इंटरेस्ट का बेनिफिट मैं लूंगा, मतलब वो मेरा क्या है? दैट इज माई एक्सपेंस।
सो आई मस्ट डिडक्ट दिस 10,000। ये मेरा पॉकेट से जाएगा। तो गवर्नमेंट कहता है कि आप ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब कैपिटल जो आपने बोरो किया, उस इंटरेस्ट को सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के तहत माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो ये 10,000 मैंने यहाँ पर दे दिया। तो ये 10,000 इज माई इनकम और लॉस? तो इसको लॉस नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट माई इनकम, दिस इज माई एक्सपेंस। इंटरेस्ट तुम भरते हो, हेलो सर, होम लोन लेके आप इंटरेस्ट भरते हो ना, यू पे इंटरेस्ट टू दी बैंक्स। देखो मैं आपको HDFC में लेके आया, से फॉर एग्जांपल आपको घर बनाने के लिए 10 लाख का लोन चाहिए, या फिर 20 लाख का लोन लेते हैं, चलो आजकल ना प्रैक्टिकल एग्जांपल का ना सब कुछ ऑनलाइन में अवेलेबल है, बस अपना दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल करना है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, किताबी बात कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम रियल लाइफ है। कितना 2 लाख हुआ, तो 20 लाख हुआ, कितना हुआ सर? 20 लाख हुआ ना? 2 लाख 20 लाख, ठीक है, 2 लाख में घर नहीं बनता 20 लाख लगेगा। अब 10 लाख नीचे का पोर्शन का 10 लाख, ऊपर का पोर्शन का 10 लाख, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो लोन अमाउंट अगर 20 लाख है, मानो कि आप 20 साल में इस लोन को भरोगे, ठीक है, अगर आप 20 साल में, अच्छा 20 साल नहीं, थोड़ा कम कर देते हैं, 15 साल, ठीक है, 15 ईयर्स आपका 10 ईयर है, कितना करके भरना पड़ेगा EMI? 19,229 करके। आपको क्या है हिसाब, क्या जानते हो? इसमें भी खेल है, बैंक वाले में ना बड़ा बदमाश होता है। ये तो EMI है, EMI का मतलब क्या? इंटरेस्ट। EMI का मतलब क्या? इक्वेटेड मंथली इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। हाँ बोलो। इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। थैंक यू सर, इंटरेस्ट प्लस लोन अमाउंट है ना, इंटरेस्ट प्लस लोन अमाउंट दोनों। प्रिंसिपल, यस, लोन प्रिंसिपल, थैंक यू। স্যার ওটা তো মাইনাস করতে হবে না? ये देख यहाँ पर शो करता है। হ্যাঁ ওটাই বলছি, মানে স্যার ওই যেটা তো প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট যাচ্ছে সেটার সাথে সেই ইন্টারেস্ট টাকা মাইনাস করলে ইন্টারেস্ট যেটা যাচ্ছে সেটাই তো তাহলে আপনার পার মান্থে মাইনাস। हाँ हाँ, लेकिन बैंक वैसा नहीं करता। देख बैंक कैसे करता है। तेरा 20 लाख का लोन है ना, देख तू 12 महीने में EMI भरा है 19,000 समथिंग करके, है ना, 19,000 अप्रोक्स करे तो EMI भरा है, तो टोटल 1 साल का इतना EMI भरा है, ठीक है। लेकिन ये अमाउंट तू माइनस नहीं कर सकता वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तुम इंटरेस्ट कितना एनुअल पे कर रहे हो उसके बेसिस में होगा। 2,30,744 में से 1,59,390 तुम्हारा इंटरेस्ट है, बाकी तुम्हारा प्रिंसिपल का अमाउंट है, ठीक है। ये जो 1,59,390 का जो अमाउंट है, ये अमाउंट तुम माइनस कर सकते हो पर ईयर। अगर लेट आउट होगा तो पूरा अमाउंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेल्फ ऑक्युपाइड होगा मैक्सिमम 2 लाख, उसका भी कुछ कंडीशंस है। घर लोन घर बनाने के लिए होना चाहिए, फ्लैट खरीदने के लिए होना चाहिए, 5 साल के अंदर घर कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। जब से लोन लेते हो उसको विद इन 5 ईयर्स लोन कंप्लीट करना पड़ता है, तब तुम वो वाला अमाउंट 2 लाख का अमाउंट सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए लेके माइनस कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने लास्ट दिन बताया, मैं बस एक बार आपको यहाँ पर याद दिलाया, मतलब देखो आप किस तरह से इंटरेस्ट का अमाउंट आपको पता चलता है। और इसका जो मतलब कॉपी है ना, ये कॉपी सबमिट करना पड़ता है जब आप मतलब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब सबमिट करोगे ना, हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट बोल के, तो उसका डिटेल्स आपको आपके बैंक से जो डेटा है उसका कॉपी आपको जमा करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बेसिस में ही ये वैलिड माना जाएगा, एकदम रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सुविधा क्या मिलेगा फिर, सिंपल समझो। अभी 16,025 का जो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहा है लेट आउट से, और यहाँ जो 10 का है ना, ये 10 आपका नेगेटिव है, ये दिस 10 इज नॉट योर इनकम, दिस 10 इज योर लॉस एक्सपेंस। आपने इंटरेस्ट भरा तो इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है ना, तो 16,025 से 10,000 अगर आप माइनस करते हो तो आपका
नेट क्या होता है, ये इसके साथ इसका एडजस्टमेंट का मौका है, मतलब लेट आउट के साथ सेल्फ ऑक्युपाइड का एडजस्टमेंट देने का मौका देता है आपको। तो 16.25 से 10,000 माइनस करो, तो एक्चुअली आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 6.25, मतलब 6025। बोलो के, फिर के फॉर 1000 जानते हो आप लोग, 6.25 के। समझ में आया सबको? यस सर। जब ऐसा एक घर का एक हिस्सा लोन पे लगा लेते हो, सॉरी एक हिस्सा लेट आउट कर देते हो, दूसरा हिस्सा खुद रहते हो, तब इस तरह से हिसाब होता है। तो वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन एग्जाम ऑल्सो, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत करता है, बहुत पॉपुलर है। इसका और भी वर्जन है, मैं आपको और भी आगे आगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस और सॉल्व करना है, बट स्टार्टिंग यहाँ से किया मैं, ठीक है। और प्रीवियस 2 लेक्चर में मैंने कुछ सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है। सिंपल बट कुछ इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज सीखने के लिए पहले सिंपल ही करना पड़ता है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज पे जाना पड़ता है। तो पहले सिंपल करा है, फिर मैंने कॉम्प्लेक्स पे आया। अब कॉम्प्लेक्सिटीज का लेवल बढ़ाएंगे। चलो क्वेश्चन लिखें, रेडी सर? रेडी स्टडी गो। क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ। हाँ, एक बात है कि सिमिलर पैटर्न का ही क्वेश्चन दे रहा हूं, करना पड़ेगा सर। कितना नंबर एग्जाम्पल है मुझे याद नहीं है, आप लोग थोड़ा पॉइंट आउट कर लेना, मतलब इससे पहले वाले क्लासेस में भी मैंने एग्जाम्पल करवाया। तो ये कितना नंबर होगा? 5? हाँ सर, 5 क्या उससे भी ज्यादा होगा, याद नहीं है, मैं ऐसे ही नॉर्मल एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। X owns a residential हाउस प्रॉपर्टी। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, X ने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लिया, इट हैज 2 इक्वल यूनिट्स। यूनिट मतलब वही जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, उसको यूनिट बोल रहे हैं। यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 इज self occupied. Unit 1 is self occupied by X for his residential purpose, residential purpose मतलब रहने के लिए, है ना? बड़ा सिंपल बात है। अच्छा रेंट कितना है? अच्छा ये तो खुद रहने के लिए, खुद रहने के लिए रेंट देना पड़ता है क्या? हेलो, जहां पर हम लोग खुद रहते हैं सर उसके लिए रेंट देते हैं क्या? नहीं सर, कैसा पागल पागल सवाल करते हो आप, सॉरी सर, पागल होना हो जाते हैं सर कभी कभी। रेंट बिंग रुपीज, अच्छा यूनिट 2, एक सेकेंड, यूनिट 2 इज लेट आउट, मतलब भाड़े पे लगा दिए। रेंट कितना? 6,000 पर मंथ, ठीक है। रेंट ऑफ 2 month could not be recovered, मतलब रेंट ऑफ 2 month could not be recovered माने क्या माने हैं? अनरियलाइज्ड। थैंक यू सर, अगर रिकवर नहीं कर पाए मतलब अनरियलाइज्ड है, वेरी गुड। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी is
₹1,30,000। स्टैंडर्ड रेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी थोड़ा। स्टैंडर्ड रेंट 1,25,000। फेयर रेंट FAIR फेयर, फेयर रेंट 1,40,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस मतलब टैक्स is imposed at the rate 12% per annum, which is paid by X। X कौन है? ओनर। अदर एक्सपेंसेस, कुछ और भी खर्चा हुआ, अदर एक्सपेंस फॉर दी, कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? 21-22। मतलब असेसमेंट ईयर 22-23। एग्जाम टाइम में हो सकता है जो लोग मई जून में एग्जाम देगा उस टाइम पे असेसमेंट ईयर चलेगा 23-24 और प्रीवियस ईयर हो जाएगा 22-23। ठीक है, बात समझे कि नहीं? जो लोग मई जून या नवंबर दिसंबर एग्जाम देगा उनका क्या हो जाएगा? उनका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 23-24। अगर असेसमेंट ईयर था 23-24 हो जाता है देन प्रीवियस ईयर विल बी 22-23। ये नॉर्मल साइकिल है, ये चलता रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर कहाँ बढ़े? और तो प्रीवियस ईयर 21-22 मैंने करंट हिसाब से दिया। नाउ अब आपको क्या करना है? कुछ खर्चा, क्या क्या खर्चा किया रे? अच्छा, रिपेयर के लिए खर्चा किया ₹250। रिपेयर के लिए 250 का खर्चा किया। सर इंश्योरेंस दिया होता है ना घर का? घर का इंश्योरेंस खर्चा होता है कि नहीं होता? 600 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्टिंग दी प्रॉपर्टी 63,000। इंटरेस्ट भरा आपने 63,000 का, 63,000 का इंटरेस्ट, 63,000, 63,000। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इंफॉर्मेशन बोल दिया, सभी ने लिखा? यस सर। फाइंड आउट इनकम ऑफ X फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। चेंज हो सकता है, क्वेश्चन में भी अलग बोल सकता है। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 21-22। कुछ और भी इंफॉर्मेशन साथ में बोला है। एज्यूम दैट, मतलब मान लो इनकम ऑफ X from other source income of X from other source is ₹5,55,000, 5,55,000। अदर सोर्स मतलब लाइक शेयर वगैरह से डिविडेंड मिला होगा। ठीक है, किसी से कुछ एग्रीकल्चरल कुछ प्रॉपर्टी है फॉरेन में, वहां से कुछ इनकम किया होगा। अदर सोर्स में बहुत कुछ आ सकता है। जब
जब अदर सोर्स चैप्टर कराऊंगा तब मैं बोलूंगा। फिलहाल अदर सोर्स में 5,55,000 का इनकम है इनका। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है एंड ऑल्सो कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। सर क्वेश्चन लिखा कि नहीं? सभी ने क्वेश्चन लिख लिया? सर वो पीछे कर दीजिए। पीछे करना है, चलो कर दिया। हो गया? क्या रे, कहाँ अटक गया? ये सर ओके। शालिनी, समन्विता, आप लोग लिख रहे कि नहीं? कोई आवाज नहीं है, समझ में आ रहा है? आदृति, पंकज, पंकज বুঝতে পারছিস, লিখতে পেরেছিস? Yes, sir. Yes, yes, ওকে। sir. ওঝা 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 বুঝতে পেরেছিস? हाँ सर। ओके सर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करें अभी। सर सेम पैटर्न यूज करना है, यही पैटर्न यूज करना है, सिमिलर क्वेश्चन है सर। घर बना लो, तेरे घर के सामने घर एक बनाएंगे, झूठा ही सही। गाना सुना है कि नहीं? हाँ सर, Sir. पुराना गाना है, ओल्ड सॉन्ग्स एंड ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। हाँ सर, क्या बोलते हो? गाना पुराना है पर हाँ, ओल्ड इज सही बात। ऑलवेज गोल्ड। हाँ बोलो। सही बात, सही बात सर। चलो एनुअल, सब क्या करें, घर बनाए क्या? अच्छा ऐसे ही फटाफट एक घर बना लो, मतलब इजी हो जाएगा आप लोगों को, पता है? घर बना लोगे ना एक बार, आंसर। जैसे सीएस में क्या होता है, उन लोगों को क्या करना पड़ता है, एमसीक्यू में जवाब देना पड़ता है। तो वो लोग क्या पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाए तो मुश्किल है, उसको शॉर्टकट अपनाना पड़ता है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं माइंड मैप करके क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है? तो बाकी लोग क्या करेगा, माइंड मैप बना के एक बार फटाफट देख लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है? देखो आंसर, घर बना लो, तेरे घर के सामने घर एक बनाएंगे, झूठा ही सही, ठीक है? खिड़की, अब खिड़की से भी गाना याद आ गया सर। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 9,625। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 9,625। कहानी में कुछ गड़बड़ है। नहीं सर, आंसर नहीं आया। বলছি 24,710 হবে। 24,710 नहीं सर। ठीक है, ठीक है, मैं चलो आता हूँ, आप लोग ट्राई करते रहो, आंसर मैच कर जाए मैं बता सर दूंगा। म्युनिसिपल टैक्स तो जीएबी पे कैलकुलेट होगा ना 6%। म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। तो सर खिड़की भी ड्रॉ कर लिया आप लोग? खिड़की से गाना क्या याद आ गया, सामने वाली खिड़की में, ठीक है? क्या चांद हीरा का टुकड़ा रहता है? लेकिन हम लोग को कोई चांद हीरा नहीं करना है, हम लोग को वैल्यूएशन करना है। एनुअल वैल्यू कितना है? हाँ, एनुअल वैल्यू 6,000 करके पर मंथ का है, 6,000 करके पर मंथ का है, तो एनुअल कितना होगा? अरे बोलो, चांद हीरा सब बताओ। স্যার বলছি 22,000। 23,000। हाँ 23,210 सही है। ये 72,000 होगा क्या? Yes, sir. अच्छा, कितना दिन का अनरियलाइज्ड है? For 2 months. 2 मंथ। तो 2 मंथ अगर अनरियलाइज्ड है तो फिर 6,000 करके 2 महीने का कितना होता है? 12। 12। तो 72 से 12 चला गया तो पड़ा कितना रहेगा? 60,000। इसको क्या बोलेंगे? अच्छा वैकेंसी है क्या, मतलब ऐसा कहीं हुआ है क्या कि प्रॉपर्टी वैकेंट है?
नहीं नहीं बना ही मिला, हाँ बोलो। बोला कि भाड़ा नहीं मिला। हाँ मतलब वैकेंसी मतलब बाड़ी खाली है, ठीक है। और अनरियलाइज मतलब बाड़ी में वो लोग खाली रहा नहीं है। था, हाँ, पर अनरियलाइज का भाड़ा मतलब नहीं है, मिला। हाँ मतलब भाड़ा नहीं मिला, ठीक है। शायद नेक्स्ट कभी मिलेगा, लेकिन इस साल जो हुआ है उसको देखना है, करेंट ईयर में जो हुआ है वो देखना है। तो इसको बोलते हैं जो मिला है एक्चुअल एंड रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। साढ़े, चलो बढ़िया है। टोटल हाँ बोल। टोटल इनकम सर 5,31,790। एक तो दाঁড়িয়ে যা বাবা, সুপার ফাস্ট গাড়ির মতো এগোচ্ছিস, আমি তো অত জোরে এগোতে পারবো না। ठीक है, थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक जा, आता हूँ। चलो अच्छा है सर, अच्छा है। तुम लोग मेरे आगे रहोगे, ये यही मेरे लिए सबसे बड़ा अच्छा है सर, ठीक है। मेरा प्राप्ति क्या है, आप लोग अगर मेरे से भी बेहतर हो जाते हो और क्या चाहिए। अच्छा, म्यूनिसिपल वैल्यू 1,30,000 का। सर ये पूरा घर है ना, ये पूरा घर का वैल्यू है, तो दो हिस्सों में बांट देते हैं ना। ये लेट आउट कर देते हैं, नहीं सॉरी, इसको ऐसो कर देते हैं, ऊपर रहेंगे और नीच को भाड़ा देंगे, ठीक है। ऐसो एलो, तो पूरा वैल्यू दिया है, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। पेयर रेंट में भी सेम 1,40,000 है, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट में भी सेम 1,25,000 है, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स कितना हो जाएगा, म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यू पे लगाएंगे ना, 15,600 65। साल भर का, और है ना। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7,800। थैंक यू सर। 1,30,000 उस पे लगा देते हैं 12%, तो हो जाता है 15,600। करके देख लो एक बार, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा 7,800। सही है ना। इंटरेस्ट का सर। कुछ, इंटरेस्ट का क्या हिसाब बोला था क्वेश्चन ने, इंटरेस्ट का क्या, इंटरेस्ट 63,000 है 63 है, मतलब पूरा घर का इंटरेस्ट दे रहा है। कंस्ट्रक्शन का। हाँ हाँ। ओके, पूरा घर का इंटरेस्ट दे रहा है 63, तो फिर दो हिस्सों में बांट देते हैं। 31,500। 63,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1,500। थैंक यू। काम खत्म, पैसा हजम। ये सब क्या था, ये माइंड मैप था। अब इसी माइंड मैप से ही पूरा का पूरा खेल इजीली सॉल्व हो सकता है ना। एक तरफ, एक तरफ है लेट आउट, दूसरी तरफ है सेल्फ ऑक्युपाइड। एक तरफ है मेरा घर, दूसरी तरफ है किराए का घर, है ना सर। एक तरफ है मेरा घर, दूसरी तरफ है किराए का घर, और एक तरफ है पार्टिकुलर। पर्टिकुलर में पुट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन का कैलकुलेशन बताओ सर, विश्वजीत बताओ क्या हुआ, 62,500। कैसे किया। MBFR टेक द हायर, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट टेक द लोअर। सर इसका मैंने लिखा ही नहीं, सर इसका कितना होता है, MB का 65,000, 65,000, 65,000, 70 70, 70, 62,500। और 62,500। MBFR टेक द हायर 65,000, 70,000 विच इज द हायर 70,000, 70 और 62,500 विच इज द लोअर 62,500। थैंक यू। लोअर तो 62,500 इज द RER, है ना। स्टेप वन RER, स्टेप वन मींस RER, RER रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 62,500। सेल्फ ऑक्युपाइड का क्या होगा, ना 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 कुछ नहीं होगा, ना 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 ना, ठीक है। ना ना करते सेल्फ ऑक्युपाइड पे कुछ नहीं होगा। सर आप अंताक्षरी खेलने के मूड पे लग रहे हो। हाँ सर, वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मैं अंताक्षरी खेलूं। ओके, तभी अंताक्षरी हाउस प्रॉपर्टी मेरा ले लेगा फिर। अच्छा स्टेप 2 आएगा क्या, नो सर, नहीं स्टेप 2 नहीं, स्टेप 3 है।
स्टेप 2 क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि कम है, 60,000 है। अरे बढ़िया है सर। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, अगर एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल स्टेप 1 से कम है तो स्टेप 2 नहीं आएगा, लेकिन अगर ये ज्यादा है तो आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा आपको, जब एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल इससे ज्यादा हो रहा है तब चुपचाप इसको पुट कर देना स्टेप 2 में, लेकिन जब जब ये नीचे रहेगा स्टेप 1 से तब इसको पुट मत करना, तब ये नॉट एप्लीकेबल कर देना। लेकिन जब ऐसा होता है आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सवाल क्या है कि क्या ये स्टेप 1 स्टेप 2 ना आने का कारण क्या है, क्या वैकेंसी है? फिर आपके मन में जवाब है, क्वेश्चन में पता है कि वैकेंसी तो क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो फिर कम क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ अनरियलाइज्ड। तो अनरियलाइज्ड के कारण स्टेप 3 नहीं आता। स्टेप 3 आता है जब वैकेंसी होता है। स्टेप 3 कब आता है? जब वैकेंसी होता है। क्या हमारे क्वेश्चन में वैकेंसी है सर? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। तो स्टेप 2 क्यों नहीं आया? आई थिंक क्लियर। स्टेप 3 आता, नहीं आएगा। स्टेप 3 आता पर नहीं आएगा बिकॉज देयर इज नो वैकेंसी एट ऑल। सो इफ देयर इज नो वैकेंसी एट ऑल तो फिर स्टेप 3 का दिमाग खराब नहीं करना है। तो जो लेटेस्ट वैल्यू मिलेगा वही मेरा जीएवी बनेगा, जो लेटेस्ट वैल्यू मिलेगा वही मेरा जीएवी वैल्यू बनेगा। मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में जो लेटेस्ट कैलकुलेशंस होगा वही मेरा जीएवी होगा। अगर स्टेप 2 आता ना तो जीएवी स्टेप 2 होता, अगर स्टेप 3 आता ना तो स्टेप 3 जीएवी होता। बट क्योंकि बाकी कुछ नहीं आ रहा है ड्यू टू रूल्स जो मैंने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में सिखा के रखा, जीएवी आ जाएगा 62,500। थैंक यू। नेक्स्ट इज म्यूनिसिपल टैक्स, कितना हो जाएगा? 7,800। कितना हो जाएगा? एनएबी 54,700। 54,700, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। इसके ऊपर क्या लगाना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना भरना है? @30%। सेक्शन क्या है? 24 सबसेक्शन ए या बी? सर 54,700 पे 30% लगाए तो 16,410। थैंक यू सर। सर और कुछ माइनस होगा क्या? यस सर होना है, माइनस तो होना ही है। क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बोरो मतलब लोन लेने को बोरो बोलते हैं, बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना पड़ेगा? 31,500। कैसे मिला? 62,000 जो नहीं 63,000 था उसका आधा। 63 पूरा घर का था, डिवाइडेड बाई 2 करके लेट आउट का मिल गया। लेट आउट के लिए अनलिमिटेड अमाउंट तक जाता है, तो 31,500 मेरा इंटरेस्ट है, माइनस हो जाएगा। बेनिफिट लेना चाहिए, बेनिफिट से कभी मुकरना नहीं चाहिए। सरकार जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के लेना चाहिए, और छूट दे दे तो और अच्छा। ठीक है, तो मेरा इनकम 54,700 हो जाता, लेकिन गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में जितना मैंने इंटरेस्ट भरा वो भी माइनस करने का मेरे को मौका दे दिया। सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। सही किया ना सेक्शन? हाँ सर, कभी कभी मेरे से भी गड़बड़ हो जाता है। 24A 24B, हाँ सही किया सर, थैंक यू। ठीक है, 24A 30% ऑफ एनुअल वैल्यू एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, सॉरी सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकता है। उसका भी नियम है, प्रीवियस लेक्चर्स में बोला हुआ है सर। ठीक है, ये देखो ये जो कंडीशंस है ना मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा के रखा, तो एक बार प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स देखना पड़ेगा जिन लोगों का मिस है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मेरा बाकी है। अच्छा, इसका क्या करें? सेल्फ ऑक्युपाइड का क्या करें? सब तो नाना है, सब तो नाना करते है ना, सब नाना करते करते आएंगे। नाना मतलब नॉट एप्लीकेबल रे बाबा, नील। अच्छा, नील एनएबी पे डिडक्शंस भी नील है ना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 31,500 ले लेंगे क्या? अच्छा, मैंने यहाँ पर लोन कब बोरो किया था इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था क्या? नहीं।
मतलब एक्चुअली रूल्स क्या है कि अगर 1499 के पहले का लोन है, ठीक है, अगर 1499 के पहले का लोन है, ऐसा रूल है ना, तो फिर 2 लाख की जगह 30,000 तक आता है। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे बोला नहीं, तो आप लोग जितना लोन का वैल्यू है ना, मतलब मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक जा सकते हो एज पर द न्यू रूल, तो आप 31,500 तक ही माइनस कर लेना। बात समझे? ठीक है, ये देखो, फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन और आफ्टर 1/4/1999, ठीक है। तो 1/4/99 के बाद अगर लोन लेते हो, 5 साल के अंदर अगर घर कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो आपका 2 लाख तक छूट है, मैक्सिमम 2 लाख तक छूट है। तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आपको 1/4/99 के पहले का बोल के, तो हम भी यही मान के चलेंगे कि 1/4/99 के बाद का ही है। अगर पहले का होता ना, अगर 1/4/99 के पहले का लोन होता ना, तो आपको मैक्स टू मैक्स 30,000 ही छूट मिलता है इंटरेस्ट का। अब होम लोन तो लंबा चलता है ना, हेलो, होम लोन तो लंबा चलता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक होम लोन चलता है, पता है आप लोगों को? ये जो आपको कैलकुलेटर दिखा रहा था यस सर। होम लोन में, ये देखो 20 लाख का लोन पे 30 साल तक मैक्सिमम 10 ईयर जाता है, नॉर्मली 30 इयर्स। इसका सेंस क्या है, मतलब एक घर का, एक आज अगर कोई घर बनता है, नॉर्मल सेंस यही है एवरेज, इस घर का लाइफ है 30 साल। स्पेशली सिटी में जो फ्लैट है ना, सिटी में जब हम लोग फ्लैट परचेस करते हैं ना, एक फ्लैट का नॉर्मल वैल्यूएशन मतलब लाइफ टाइम माना जाता है 30 इयर्स, ठीक है, इसलिए 30 इयर्स का ही 10 ईयर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर 30 साल ही चलेगा, लेकिन बैंक का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि 30 साल बाद ना उसका वैल्यू कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, अगर सही जगह पे ना हो, ठीक है, प्रॉपर्टी के आसपास का जो भी है न्यू मॉडल आ जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है, डिटोरिएट हो जाता है। तो 30 इयर्स इज वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, मैक्स टू मैक्स 30 इयर्स। सबसे ज्यादा 20 साल चलता है, सबसे ज्यादा लोग 20 इयर्स का 10 ईयर पसंद करता है, 15 साल भी पसंद करता है। सर कम होने में प्रॉब्लम क्या है? कम होने में प्रॉब्लम है कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ जाता है, मंथली ईएमआई बढ़ जाता है। 10 ईयर बढ़ा दो, देखो ईएमआई कम हो जाएगा, सॉरी, हाँ, 10 ईयर बढ़ाने से ईएमआई कम हो जाएगा, देखो, ईएमआई बढ़ने से इंटरेस्ट तो सर बढ़े जाए, हाँ इंटरेस्ट इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन सर देख, एक नॉर्मल इंसान जो लोग जो होम लोन लेता है, ठीक है, उसका तो एक मंथली इनकम होता है ना, मान के चल कि एक बंदा मंथली 50,000 इनकम करता है, 50,000 पर मंथ तुम अगर इनकम करते हो, तो मैक्सिमम कितना ईएमआई भर सकते हो? खर्चा भी तो है फैमिली का, 30,000 का मंथली एक्सपेंस है, मैक्सिमम तुम 20,000 का ईएमआई भर सकते हो। 10,000 तो सेविंग में रखेगा। नहीं, सेविंग्स थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब 15 से 20,000 तो उसको करना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर वो 20,000 भी ईएमआई भरता है, तो जस्ट सोचो कि अगर 10,000 भी 20,000 ईएमआई भरेगा, तो वो क्या चाहेगा कि उसका मंथली ईएमआई कम हो जाए। तो वो कैसे होता है, उसका कम से कम 10 साल का, 15 साल का वो यही देखेगा, नॉर्मली वो यही देखेगा, क्योंकि उसके पास और कोई उपाय नहीं है। ये बात संपत ने सही बोला कि जब हम लोग 10 ईयर बढ़ा देते हैं, तो बैंक को ना ऑलमोस्ट हम लोग डबल दे देते हैं। मतलब आपको पता है 20 साल के लिए आप कितना भर देते हो बैंक को? 40 लाख। हाँ ডবলের বেশি চলে যায় স্যার। हाँ सर, ये देखो ना, ये देखो, एक 20 लाख का प्रॉपर्टी है बेसिकली, तभी तो लोन 20 लाख का आपने लिया, मान के चलते हैं, या 25 लाख का प्रॉपर्टी है, 5 लाख डाउन पेमेंट है, 5 लाख डाउन पेमेंट है, 20 लाख का लोन है, तो 20 लाख का लोन के बदले आपने टोटल कितना पे किया देखो 20 साल में। 10 ईयर बढ़ा देते हैं थोड़ा, স্যার 30 বছর করে দিন স্যার, তারপর দেখুন কত বেড়ে যাবে। 53 लाख, বেশি, টিবিল টিবিল চলে যাচ্ছে স্যার কাছাকাছি। मतलब 20 साल का घर है, मतलब आप 3 गुना अमाउंट पे करते हो उसके लिए। लेकिन सर ये भी देखना चाहिए आपको कि जो घर आज आपने 20 लाख में लिया ना, उस जगह का दाम बढ़ता है ना, जगह का दाम तो बढ़ता है, तो वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत एडजस्ट करता है, थोड़ा एडजस्ट करता है, बट हाँ ये कुछ एक्स्ट्रा ही है 30 साल में, लेकिन कुछ कर 30 বছর
ওই অ্যাক্টিভ প্রফিট মানে যেটা হচ্ছে ইএমআই অ্যামাউন্টটা কম, মানে যারা ধরুন মাইনে সার্কেল কম তারা ওরকমই 30 বছর 25 বছর করে हाँ एग्जैक्टली, मैक्सिमम लोग यही पसंद करेगा ना बाबू, वही तो मैं बोल रहा हूँ। অ্যামাউন্টটা কম। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन ऐसे ही कैटेगरी में है जिनको ईएमआई से चिंता है ना। कितना लोग हैं जो लमसम अमाउंट जमा करेगा, बहुत कम लोग हैं। कभी 10 लाख आएगा तो जमा कर देंगे, वो अलग है। और एक चीज है कि अगर आप जल्दी पे कर दोगे तो होम लोन में कोई करेंटली पेनल्टी नहीं है। मतलब अगर कोई बोले मैं 2 साल में पूरा अमाउंट पे कर दूंगा तो कोई पेनल्टी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई पैसा काटा जाएगा या कुछ भी, ऐसा नहीं। ইন্টারেস্ট हाँ কিছু টাকা ইন্টারেস্ট নেয় স্যার। नहीं नहीं, होम लोन হ্যাঁ पे স্যার, नहीं है। হ্যাঁ স্যার होम लोन, নিচ্ছে। होम মানে लोन স্যার में नहीं। স্যার ওই बोलिए तो, আমার মামার কথা বলতে গেছিল স্যার, তখন বলেছে যে পুরো गलत बोला है কিছু টাকা এক্সট্রা দিতে হবে আপনাকে। ना, नियम नहीं फोरक्लोजर, नो प्रीपेमेंट चार्जेस करेंटली। मुझे नहीं पता মানে कहाँ बोला है। যেমন স্যার 5 লাখ টাকা ডিউ থাকে, যে 5,000 টাকা দিতে হয়, তাহলে সে 5,000 টাকাই শুধু নেবে। हाँ माने तो इंटरेस्ट যেটা বাকি থাকবে ইন্টারেস্ট নিয়ে দেবে। तो तेरा जो इंटरेस्ट बाकी रहेगा, इंटरेस्ट হ্যাঁ जो 5 बाकी টাকা रहेगा, हाँ इंटरेस्ट अमाउंट और बाकी अमाउंट, हाँ बस वही देना है। ওটা ডিসাইড করবে তো। लेकिन कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है होम लोन না में, স্যার আমি बाकी এটাই लोन में বলছি, है। মানে ইন্টারেস্টটা তো স্যার নিয়েই না, যেটা বাকি থাকে সেই ইন্টারেস্টটা তো ওরা চাপিয়ে तो इंटरेस्ट क्यों नहीं लेगा, वो इंटरेस्ट तो तुम्हारा ड्यू हो चुका है। ওটা তো স্যার নিয়েই রাখবে। हाँ तो करंट जो ड्यू है वो तो तुमको लेगा ही ना, वो क्यों नहीं হ্যাঁ क्यों छोड़ेगा। लेकिन फोरक्लोजर चार्जेस नहीं, 2% पेनल्टी ऐसा होता है नॉर्मली, ठीक है, बाकी लोन के केस में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, होम लोन पे नहीं है करेंटली, बाकी लोन पे है। चलो सर बेसिक মানে স্যার ज्ञान दो, हाँ बोलो। পার্সোনাল, যেটা हाँ পার্সোনাল হয়। हाँ पर्सनल लोन पे, बिजनेस लोन पे, ठीक है, वो सब चीजों में तुम जल्दी क्लोज करने जाओगे तुमको 2% के आसपास ऑलमोस्ट लग जाता है। যে मतलब जो अपने প্রাইভেট आउट, আরো বেশি মনে হয়, हाँ প্রাইভেট প্রাইভেট ব্যাংকে তো স্যার আরো বেশি ছিল। हाँ प्राइवेट बैंक में और ज्यादा है। लेकिन होम लोन पे यही बेनिफिट है। अच्छा सर, तो फिर हम लोगों ने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट भर दिया 31,500, ये बेनिफिट हो जाएगा। ये तो मेरा लॉस है 31,500 का, मतलब एक्सपेंस है। और इसका क्या आया टोटल करके बताओ एनएवी से, 54,700 माइनस 64,410 एंड 31,500, इसका बताओ। 6790। তাহলে তাহলে স্যার উত্তর মিলবে না তো। हम्म? মানে স্যার তাহলে স্যার 24,000 টাকাইতে বেরোবে, 24,710। हाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा, तेरा आंसर के साथ चेंज हो जाएगा। वो एक्चुअली तू शायद 1490 के 99 के पहले का सोच के किया है। तो না इन স্যার दैट আমি केस, প্রথমে 81,500 করেছিলাম, তারপর আপনি বললেন যে ওটা হবে না, আমি আবার 30,000 মেরে করে দিয়েছি। अच्छा तो सॉरी, তাহলে मैंने এটা इसीलिए मैं बोला ठीक है। नहीं नहीं 30,000 मत ले इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला कि 1499 के पहले का लोन बोल के। ওটার জন্য কনফিউজ ছিলাম। अगर যে কি लोन করব। 1499 के पहले का होता ना तो ये 30,000 ही मैक्सिमम ले पाते। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप एज्यूम ही कर लेना कि वी एज्यूम लोन बोरोड ऑन और आफ्टर 1499, ठीक है, लिख लो ब्रैकेट में, एज्यूम लोन आफ्टर 1499, ठीक है, जो मैं आपको ये रूल बता रहा था। कहाँ चला है? ये जो रूल बता रहा था, मैक्सिमम 30,000, ठीक है। अगर 1499 के पहले का लोन होता है, बट अगर 1499 के बाद है तो मैक्सिमम 2 लाख तक होता है। तो 31,500 इज इन अंडर दी 2 लाख के अंदर ही आता है ना, सो दैट्स वाई 31,500 ले लो। तो 67,590 एंड 31,500, तो कितना डिफरेंस हो गया सर? बोलो। 24,710। 24,710, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू? স্যার নেগেটিভ। नेगेटिव वैल्यू। दिस इज नेगेटिव सर, थैंक यू। तो ये लॉस है कि इनकम है? इज दिस योर इनकम और प्रॉफिट लॉस? ये आपका नेगेटिव इनकम है, मतलब लॉस है ना। नेगेटिव इनकम मतलब लॉस, इनकम नेगेटिव माने की, इनकम नेगेटिव माने लॉस। Loss। सर ये तो हो गया हाउस प्रॉपर्टी का हालत, लेकिन मेरा और एक इनकम था। क्या इनकम था?
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मेरा স্যার এটা সাথে মাইনাস হয়ে যাবে। वेरी गुड नेट इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम। for previous year 21-22 assessment year 22, ठीक है। तो आपका इनकम फ्रॉम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितना आया 24,710 नेगेटिव है। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अच्छा अगर ये तो हाउस प्रॉपर्टी के बेसिस में चल रहा है, लेकिन जब अदर सोर्स करेंगे ना तब अदर सोर्स का भी एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा। लेकिन ये गिवन है इनकम अंडर द हेड आईफोस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसको आईफोस हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं। दैट इज 5 लाख, कितना बोला मैंने 5,55,000। 5,55,000, ठीक है 5,55,000। तो इधर हो गया 24/7 और इधर हो गया 5,55,000। तो 5,55,000 और सिर्फ 24/7 कितना 5,30,290। 5,30,290। दिस इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम यहाँ से लेस करना है, यहाँ से लेस करना होता है डिडक्शन। 5280 इंडिकेशन नहीं होगा लेकिन कुछ है क्या क्वेश्चन में? ना सर। 80C से 80U के बीच में डिडक्शंस का एक बहुत लंबा लिस्ट आता है। जैसे कि अगर आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा रखा, LIC प्रीमियम जमा किया, ठीक है बहुत सारा है, ठीक है ये डिडक्शंस का चैप्टर आएगा, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स, ठीक है। बट नाउ देयर इज नो डिडक्शंस अवेलेबल इन आवर क्वेश्चंस, सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको नील मान के चलेंगे और अल्टीमेटली हमारा नेट इनकम हो जाएगा 5,30,290। अब ये इनकम जो हमारा आया सर, इसके ऊपर हम लोगों को टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये भी हम लोग ये मान के चलेंगे नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BSc। ये जो 115 BSc देख रहे हैं ना सर, ये 115 BSc बेसिकली न्यू डिस्काउंटेड रेट है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बेसिक्स में ऑलरेडी करा के रखा, लेकिन आप यहाँ पर भी एक बार देख सकते हो। दिस इज अ न्यू स्लैब। बहुत लोग अगर ये ऑप्शंस अप्लाई करता है ना तो उसको टैक्स में थोड़ा बेनिफिट मिलता है, बट कुछ बेनिफिट नहीं भी मिलता है। सर कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपको अगर आपको 2.5 लाख नील सभी केस में है, देखो आप टू 2,50,000 नील है, ये बेसिक्स में मैंने पूरा लिखा समझा के रखा, एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, नॉर्मल रूल भी यही है, नॉर्मल रूल भी यही है। लेकिन अब खेल चेंज हो जाता है यहाँ से। नॉर्मल रूल में जो ट्रेडिशनल रूल है जिसमें डिडक्शन से अवेलेबल है, उसमें क्या है 5 लाख से 7.5 लाख का कोई स्लैब नहीं होता और डायरेक्टली 5 से 10 लाख का स्लैब होता है और रेट 20% होता है। लेकिन यहाँ पर 5 से 7.5 के स्लैब में 10% का रेट है। 7.5 से 10 लाख का जो स्लैब है उसमें 15% का रेट है। 10 लाख के ऊपर जाने से 20% का रेट है और 12.5 से 15 लाख के रेट में 25% का रेट है। 15 लाख के ऊपर जाने से 30% का रेट है। लेकिन नॉर्मल रूल्स में ये सब नहीं है। और ये भी साथ में बोला देखो that where the option is exercised of subsection 5 in the event of failure to satisfy the conditions, अगर आप इसको सेटिस्फाई नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको और भी कुछ चीजें हैं, मैं डिटेल्स में बाद में बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। ये एक्चुअली मैं इनकम टैक्स साइड से बता रहा हूँ, थोड़ा डिटेल्स है इसके अंदर, बट अभी इसके अंदर नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बस आपको इतना कहना चाहता कि 115 BSc क्वेश्चन में ना बार बार नजर आएगा। सो नॉर्मली क्वेश्चन आपको बोल देगा, डोंट मतलब ऐसे डायरेक्टली बता देगा नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BSc। सर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो इन दैट केस अगर आप 115 BSc ऑप्ट करते हो आप ये रेट यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कि ऑप्टेड फॉर 115 BSc। और एक बार ऑप्टेड करने से अगला 3 साल मतलब आगे का भी कंटिन्यू करना पड़ता है। अब इतना इजीली
पुराने रेट में नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब दो रेट चल रहा है करेंटली, एक ट्रेडिशनल रेट जो चल रहा है, मैं आपको भी अभी इसको सॉल्व करके उसी रेट में दिखाऊंगा, और 115 बीएससी का जब टाइम आएगा मैं फिर से दिखाऊंगा। अभी टाइम नहीं है, बाद में जब हम लोग टोटल इनकम सॉल्व करेंगे ना, उस टाइम पे ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बता के देगा कि 115 बीएससी करो, तो फिर 115 बीएससी करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी ऑप्शन आएगा कि विच इज बेस्ट, 115 बीएससी और ट्रेडिशनल रेट, तो जो बेस्ट होगा तब करेंगे, बट अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, सो डोंट डू नाउ। तो ट्रेडिशनल रेट लगाएंगे हम लोग। तो ट्रेडिशनल रेट क्या चल रहा है करेंटली? सर आंसर है 17815.68। देखते हैं बच्चा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अप टू 2,50,000 तक नील है, ये तो सभी के लिए है, ये 115 बीएससी में भी है, नॉर्मल में भी है। मतलब इसका मतलब ये होता है, दिस इज कॉल्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इंडिया में अगर कोई भी इंसान 2.5 लाख तक इनकम करता है, उसको भारत में कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, नो टैक्स अप टू 2,50,000 एनम पर एनम एनुअली, इनकम टैक्स नहीं भरना है। लेकिन क्या अगर कोई भरना चाहे तो भर सकता है, फिर रिटर्न फाइल कर सकता है। मैं तो बोलूंगा कि रिटर्न फाइल कर दो, बहुत बेनिफिट है आगे जिंदगी में, रिटर्न फाइल करना चालू कर दो। ठीक है, सर मेरा टैक्स 2.5 लाख के नीचे है तो भी कर लो, अपने नाम पे कोई बिजनेस बना के कर लो। अगर जॉब करते हो, जो भी सैलरी मिलता है उसके हिसाब से भर दो। सर टैक्स नहीं भरना है क्या? नहीं भरना है। अगर 2.5 लाख से कम है नहीं भरना है। जैसे मानो कि अगर कोई मंथली 20,000 करके कमाता है, 20,000 पर मंथ, तो उसका तो 2.5 लाख नहीं होगा। तो 20,000 पर मंथ है तो फिर इनकम टैक्स नहीं भरना है, टैक्स नहीं भरना है, बट रिटर्न फाइल कर दो। क्या बेनिफिट है पता है? फ्यूचर में जब आपको लोन का जरूरत पड़ेगा, बैंक लोन किसी भी तरह का, बिजनेस के लिए, होम लोन के लिए, कभी पर्सनल लोन के लिए, तो आपका इनकम टैक्स फाइल मांगेगा। तो अगर आप पे रिटर्न फाइल रहेगा ना, तो दैट विल हेल्प यू, और आपको एक आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, गवर्नमेंट के घर में आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ता है कि भाई बंदा सच्चा है, झूठा नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोन प्रोवाइड करने के पीछे बैंक का ना एक बहुत बड़ा काम चलता है कि जो इंसान को लोन दिया जाता है ना, या जो ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया जाता है, उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक किया जाता है, उसका ऑनेस्टी देखा जाता है। ठीक है, सिबिल स्कोर में ऑनेस्टी का पता चलता है। सिबिल स्कोर जानते हैं आप लोग? यस सर। ये सिबिल, सिबिल में क्या देखा जाता है? आपका क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, ये सिबिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली आपको लोन देना चाहिए कि नहीं चाहिए ये चेक कर लेता है। सर सिविल स्टैंडर्ड क्या होता है? सर सिविल स्टैंडर्ड होता है 300 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 900 तक जाता है। क्या पता चलता है सर इससे? कि अगर कोई टाइम पे लोन पे करता है ना, अगर कोई टाइम पे लोन पे करता है ना, तो उसका सिविल स्कोर बढ़ता है। और जैसे ही उसका सिविल स्कोर बढ़ जाता है, मुझे कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है, मैं दिखाता आपको नहीं तो, ये देखो, आपका पेमेंट हिस्ट्री, अगर आप टाइम पे लोन पे करते हो, आपका क्रेडिट एक्सपोजर, अगर आप लोन लेते हो टाइम पे लोन पे भी करते हो, फेलियर नहीं करते हो, तो क्या होता है? आपका गुडविल बढ़ता है। ये देखो, 300 से 900 के बीच में क्रेडिट का स्कोर होता है। सर अच्छा क्या होता है? 750 से ऊपर, 750 से ऊपर होने के लिए आपको टाइम पे लोन लेना है, मतलब लोन लेने के बाद टाइम पे करना है। आपका इनकम स्टेटमेंट भी देखा जाएगा, बट आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक किया जाता है कि आप लोन कैसे लेते हो और लोन टाइम पे रीपे कैसे करते हो। अगर आपका ये क्रेडिट हिस्ट्री सही होता है ना, तो आपको हमेशा बैंक लोन देने के लिए रेडी रहेगा, जो भी आपका एलिजिबिलिटी बनेगा एज पर योर इनकम। ठीक है, तो इसीलिए ऑनेस्ट बनो, पेमेंट हिस्ट्री अच्छा रखो। नहीं तो क्या होगा ना, आपका अगर अगर मानो कि कोई एक बैंक में बदमाशी चालू करता है, सोचता है कि ये बैंक में करेंगे, दूसरा बैंक में जाके फिर बोलेंगे सर नहीं कर पाओगे। क्यों जानते हो?
क्योंकि ये अगर आप ऐसा कैरेक्टर बनाते हो ना, बैंक को पता चल जाता है, क्योंकि आजकल कोर बैंकिंग है, एक बैंक में गलती करने का मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम में गलती। अब कोई बोलेगा मैं प्राइवेट बैंक से लेके जाऊँ, हाँ हाँ बोलो। যে স্যার সেনার সঙ্গে লিঙ্ক আপ করে রেখেছে তাই জন্য স্যার আরো সুবিধা হতো ধরতে यस একটাই लॉगिन, हाँ वेरी गुड सर। हाँ इसलिए सर जब भी आप लोन लेने जाते हो ना, बोलते लॉगिन करेंगे, लॉगिन। কিন্তু इवन স্যার आप, हाँ बोलो। একটা লোন চলাকালীন কি মানে ধরুন আপনি একটা হোম লোনে আছেন আর একটা পার্সোনাল লোন আছে, তাহলে কি আপনাকে তখন কি ধরুন সিভিল যদি খুব ভালো থাকে তাহলে কি আপনাকে যদি লোন লাগে তাহলে দেবে? देखेगा, तेरा 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 इनकम और पेमेंट का एक्सपेंस का हिसाब देखेगा। হ্যাঁ মানে ধরুন সেটাও দেখলে যে হ্যাঁ আপনার আছে, তাহলে কি তাও করতে পারে কোনো हाँ ব্যাংক? क्यों नहीं देगा? सपोज तू 1 लाख कमाता है, ठीक है, হ্যাঁ सपोज तेरा मंथली इनकम 1 लाख है, আমি ধরুন স্যার 30,000 টাকা লোন দিচ্ছেন। यस करेंटली तू 30,000 का लोन दे रहा है, तो और भी 30,000 का या और भी 20,000 का लोन पे करने का पावर रखता है। अगर ये तेरा इनकम, तेरा बैंक स्टेटमेंट, तेरा सैलरी स्टेटमेंट, ठीक है, तेरा बिजनेस का इनकम इनकम टैक्स रिपोर्ट, ठीक है, ये अगर तेरे साथ देता है, ठीक है, প্রোফাইল সব দেখবে মানে পুরো প্রোফাইলটা চেক হবে তারপরে यस पूरा प्रोफाइल चेक करेगा, उसमें इनकम टैक्स भी रहेगा, तेरा बैंक स्टेटमेंट रहेगा, तेरा सैलरी स्टेटमेंट रहेगा। লোন পেতেও পারি যদি हाँ আমার লাগে। ধরুন আমার 30,000 মধ্যে ধরুন একটা 15,000 টাকার হোম লোন চলছে কি 20,000 টাকা হোম লোন চলছে, 10,000 টাকা পার্সোনাল লোন চলছে, हम्म আমি একটা হোম লোন নিতে চাই, তাহলে আমি একটা হোম লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করলে তখন এইগুলো চেক করে দিতেই পারে যদি ঠিক থাকে। यस अगर तेरा पेमेंट मतलब एलिजिबिलिटी बन जाता है, सपोज तो 1 হ্যাঁ लाख कमाता है मंथली, तेरा खर्चा वगैरह बात करने के बाद भी तेरे पास पैसा बच रहा है, वो बैंक स्टेटमेंट चेक करके समझ में आ जाता है, ठीक है, तेरा बैंक स्टेटमेंट, तेरा इनकम टैक्स रिपोर्ट देख के समझ में आ जाता है, ठीक है। तो उस तरह से समझ में आने के बाद ना ऑटोमेटिकली बैंक को पता चल जाएगा कि तुमको बैंक मतलब लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वेरी सिंपल हिसाब, ठीक है, बैंक ऐसे दिखाता है जैसे क्या बड़ा काम कर रहे हैं, तुमको लगता है कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। बेसिक मैटर क्या है कि तुम्हारा इनकम और एक्सपेंस रेशियो चेक करना, तुम्हारा क्रेडिट वर्दिनेस चेक करना, तुम्हारा ऑनेस्टी चेक करना। और ऑनेस्टी कहाँ पता चल जाता है? सिविल में पता चल जाता है। ব্যাংক ট্রানজাকশন দেখলেই তখন সবকিছু ধরা পড়ে যায় যে মান্থলি কি টাকা ঢুকছে কি টাকা বেরোচ্ছে। एग्जैक्टली ठीक है। अब अगर आप ब्लैक मनी कमाते हो तो फिर आपको लोन वगैरह के टाइम पे हेल्प नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा हेल्प, ठीक है। और अगर आप पैसा, अगर कोई पैसा मारने का आदत रखता है, ठीक है, वो सोचता है कि वो तीर मार लिया, बट उसके बाद क्या हो जाएगा? मानो कि ऐसे कोई कोई मैंने अपने फैमिली में भी किसी किसी को देखा, अरे ठीक है अभी नहीं देंगे बाद में देंगे, उसको समझ एक्चुअली वो ना जानबूझ के नहीं करता है, उसका एक आदत सा बन गया है। लेकिन बाद में करते करते जब जैसे जैसे तुम्हारा ये क्रेडिट हिस्ट्री सिविल गिरता रहेगा ना, तुम फंस जाओगे। স্যার पार প্যান কার্ডে বেশি হিট করে, हाँ बोल। সিভিল ডকুমেন্ট প্যান कार्ड में बेसी हिट करे हाँ সিভিলটা। ऑब्वियसली, हाँ तो पैन कार्ड में ही तो हिट एक्चुअली करेगा, बिकॉज पैन कार्ड इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। হ্যাঁ হ্যাঁ एक्चुअली স্যার ব্যাংক আমি চেঞ্জ করতে পারি অ্যাকাউন্ট, অন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিতে পারি, কিন্তু ডকুমেন্টস আমি চেঞ্জ করতে পারবো না। যেই एग्जैक्टली ডকুমেন্টস দেবে সেই ডকুমেন্ट्स দিতে হবে, তখনই ठीक है, সিভিলটা धरा पड़ जाए। तो पैन ऑटोमेटिकली हिट कर देगा, क्योंकि पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, इसलिए इनकम टैक्स फाइल करने के टाइम पे तुम्हारा पैन ही चेक किया जाता है ना, तो पैन में ही সিভিল যদি तुम्हारा ডাউন जाता হয় আবার সিভিল আপ আপ হয় মানে ধরুন একবার ডাউন হয়ে গেল কিছুটা, আবার যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে কি আবার ওঠে সিভিল हाँ। নাকি একবার ডাউন अगर तुम देखो किसी कारण से इंसान के लाइफ में हो सकता है कि तुम डिफॉल्टर बन जा रहे हो, तो अपने डिफॉल्ट को ठीक करने के लिए वापस तुमको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। হ্যাঁ মানে ধরুন স্যার ধরুন আমি 2-3 মাস করে ধরুন গ্যাপে আপনার যাচ্ছে মানে তখন তো সিভিল ডাউন হচ্ছে, ইএমআই দিতে পারছেন না, কিন্তু Yes, আবার তারপর ধরুন রেগুলার আবার 10 বছর আপনি রেগুলার পুরো ঠিকঠাক করলেন তাহলে কি আবার সিভিল तब উঠে हाँ যাবে? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुम गंदा बच्चा बन गए थे फिर अच्छा बच्चा बन गए, तुम्हारा सिविल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बट टाइम लगता है, और डिफॉल्ट में 10 पॉइंट 20 पॉइंट करके गिर जाता है। चलो सर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। क्या हो गया रे? तो अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख ये नॉर्मल रेट है। कितना होगा इसमें? एट द रेट 5%। 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस कितना होता है? 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख पे 5% लगाओ, कितना हो जाएगा? 12,500। भाई म्यूट कर, गाड़ी का आवाज आ रहा है बहुत। किसका? 5 लाख से 5,55,000 क्या?
इसमें एट द रेट 20% का रेट है सर, ठीक है। तो 55,000 में 20% कितना होता है? মনে আছে। ठीक ठाक से बोलना, मुने हुई थी। अरे হ্যাঁ স্যার 55 18,558 paid. আচ্ছা हाँ? প্রথমে মুখে বললাম 11,000। 18,558. ये तो 18,000 बोल रहे हैं। স্যার 5 লাখ থেকে 5,55,000 তো 55,000, 55,000 20% স্যার 11,000 হবে। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर 18,000 क्यों बोल रहे हैं? আমি স্যার 55 প্রথমে মুখে বললাম বলে আপনাকে আমি মনে হয় বললাম, তারপর ক্যালকুলেটর মেরে দেখি। 55 इंटू 20% कितना हो गया बोलो? ग्यारह हजार हो रहा है। तो हाँ विश्वजीत सही तो बोला। सर वो 530290 पे कर दीजिए। ओ क्या था हम लोगों का इनकम क्या था? अरे यही तो होगा, मैं ही गलत बोल रहा हूँ। 5,30,290 तो होगा। सॉरी सॉरी, आप लोग बिना, मैं गलत कर रहा हूँ तो बोलोगे नहीं। इनकम कितना है हमारा, नेट इनकम? স্যার তাহলে তো এটা 6,058 টাকা হবে। तो फिर 5,30,290 तो होगा। হ্যাঁ স্যার 6 লাখ এই 6,058, तो फिर बीच का डिफरेंस कितना पड़ रहा है? 30,290। 30,290। वेरी गुड सर। 30,290 पे 20%। 6,058 6058। 6058 काटो सर, 11,000 नहीं होगा, काटो 6058 18,558 মানে 18,558 শূন্যটা কেটে দিই। 18,558 इसमें ऐड क्या होगा? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये स्टैंडर्ड है, सब केस में लगता है। बेसिक का क्लास करने से क्लियर हो जाएगा। ये सब स्टैंडर्ड कुछ कॉन्सेप्ट है। कितना 4%? सर 742.32। 742.32 टोटल करके 19,300.32। 19,300 यस सर 0.32। मतलब राउंड करके 19,300 बेसिकली, ठीक है। 19,300 ये तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी है। सर वो क्या है एट 4%? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स। सरकार ये स्टैंडर्ड रेट में लेता है, सबके केस में लेता है। हेल्थ सेस एंड एजुकेशन सेस, जितना मेरा टैक्स लायबिलिटी होगा उसके ऊपर 4% एक्स्ट्रा। हेल्थ एंड एडू जैसे 742 Okay, टका 32 पैसा, कुल मिला के 19,300 तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी है। ये सरकार के घर में इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा अगर आपका इनकम 5,30,290 तक जाता है तो। ये सब कुछ करंट हिसाब से, अब कुछ डिडक्शंस वगैरह रहेगा तो ये सब माइनस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये सब आगे आगे बात करेंगे सर, ठीक है। तो ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के बेसिस में हम लोग जा रहे हैं। एक टाइम आएगा जब सारा हेड कंप्लीट हो जाएगा ना, जब सारा हेड कंप्लीट हो जाएगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तब कंप्लीट सम्स करेंगे, ठीक है। और तब डिडक्शंस का भी डिस्कशन जोर से करेंगे, तब जाके ना बनोगे प्रॉपर इनकम टैक्स कंसल्टेंट। इसीलिए सिर्फ इनकम टैक्स का काम करके ही लोग अपना लाइफ बना दे रहा है सर, ठीक है। ये इनकम टैक्स कैश का हुए हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स का नॉलेज रख के आप लोग जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। ओके सर, आज इतना ही है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को घर पे होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है। कुछ देर में मैं भेजूंगा, आज कल बोला था नहीं भेजा बट आज जरूर भेजूंगा क्योंकि पूरा हफ्ता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हाउस प्रॉपर्टी का और भी क्वेश्चन डिस्कशन होगा सर। अब थोड़ा और लेवल अप होगा, ठीक है, और थोड़ा लेवल अप होगा। और इंटरेस्ट के बारे में कुछ स्पेशल डिस्कशंस रहेगा, ये भी मैं करूँगा, ठीक है। अभी हाउस प्रॉपर्टी में और 2 क्लास लगेगा सर, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा पीजीबीपी, ठीक है।
ठीक है सर, टाटा फिर, बाय। ओके सर, टाटा। ओके सर, टाटा। ओके सर, टाटा। टाटा सर। কালকে তাহলে কি হবে?